गुड आफ्टरनून, जय हिंद एवरीवन, जय हिंद सभी को। एवरीथिंग इज ऑन। रुको, आवाज ही नहीं आ रही, साउंड नहीं जा रहा। बैटरी क्लियर है एकदम, बैटरी में कोई दिक्कत नहीं है। क्या आप जिम करते हो? चलो ठीक। जय हिंद एवरीवन, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं सभी? सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे। चलो देखो, हाँ एक चीज और सुन लो। जो आंसर की मैंने प्रोवाइड करी थी आपको, जो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की, उसमें कुछ आंसर की के अंदर टाइपिंग की वजह से एरर आ गया, मतलब गलत हो गया। वो आपको करेक्ट होके आज मेरी क्लास के बाद दोबारा से री अपलोड हो जाएगी, दोबारा से अपलोड हो जाएगी, है ना। उसको दोबारा से चेक कर लेना आप लोग, ठीक है। चलो, और बेटा सबसे बड़ी बात, आप लोगों को सैटरडे संडे मिला था, आपने रिवीजन बढ़िया से कर लिया होगा चीजों का। आज हमारा ऑप्टिक्स का 7वां लेक्चर है और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का 3rd लेक्चर है। कंटिन्यू करने वाले अपने सेशन को, बढ़िया से पढ़ाई करते रहो। एग्जाम मतलब बहुत नजदीक है, अक्टूबर में एग्जाम है 13 तारीख को। आपके पास पूरी प्लानिंग होनी चाहिए, क्योंकि आपके पास डेट ऑफ एग्जाम है। एग्जाम भाई किस डेट को होगा, और इसी पूरी प्लानिंग के थ्रू आप बढ़िया से तैयारी करते रहो मस्त तरीके से, ठीक है। चलो बेटा, और जो लोग आज की क्लास में सीधा आए तो प्लीज आप इससे पहले वाले सेशन जाके देखें, रिफ्रैक्शन के, अपवर्तन के, तभी ये क्लास समझ में आएगी, है ना। अगर आप डायरेक्ट मेरे इस लेक्चर के अंदर आ रहे हैं तो बेटा डायरेक्ट इस लेक्चर के आने का मतलब है आपने पहले सेशंस नहीं देखे हैं, तो आपको प्रॉब्लम आएगी। तो प्लीज आप पहले के सेशन जाके देख लेना, तब जाके सेशन में आप आना, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज का बेसिकली अगर पिछले का टॉपिक देखोगे तो मैंने आपको लेंस के बारे में पढ़ाया था और लेंस को हमने कंप्लीट किया था, राइट। लेंस के बारे में सब कुछ हम सीख चुके थे। आज हम लोग एपरेंट डेप्थ यानी आभासी गहराई या नॉर्मल शिफ्ट, लंब विस्थापन, इन सब के बारे में सीखेंगे, क्या है कैसे है। देखो एक्चुअली आपने एक चीज ये तो देखी होगी, जनरली आपने क्या देखा होगा कि आप अगर पानी के अंदर अगर आपने कुछ डाल दिया है, सिक्का डाल दिया है या फिर कोई और चीज डाल दी, तो आपको थोड़ा ऊपर उठ के दिखाई देगी। अपनी जो उसकी एग्जैक्ट पोजीशन है, जो उसकी रियल गहराई है, वास्तविक गहराई है, वहां नहीं दिखेगी, थोड़ा सा ऊपर दिखेगी। ये सब चीजें, तो यही टॉपिक है ना। तो पहले थोड़ा सा समझ लो चीजों को, उसके बाद फिर मैं आपको समझाता हूं, है ना। देखो टॉपिक क्या है हमारा, आज का टॉपिक है एपरेंट डेप्थ यानी आभासी गहराई। एपरेंट डेप्थ हिंदी में से कहते हैं आभासी गहराई। इसी में हमें पढ़ना है एक चीज और, नॉर्मल शिफ्ट, लंब विस्थापन क्या होता है ये भी मैं आपको समझाऊंगा। एंड नॉर्मल माने लंब यानी परपेंड लंब, और शिफ्ट विस्थापन, इसे कहते हैं लंब विस्थापन, लंब विस्थापन या लंबवत विस्थापन बोल दो। ये दो टॉपिक आपको आज पढ़ने हैं। ये हमारे डेली लाइफ में देखने को चीजें मिलती हैं, हालांकि पूरी फिजिक्स में ही आप आपके जीवन जो आप जी रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, वही फिजिक्स होती है, ठीक है। देखो आपने यहां जो दो केसेस आप पढ़ते हैं बेटा, यहाँ कितने केसेस पढ़ते हैं अपन? 2 केसेस पढ़ते हैं इसमें। एक केस तो आप पढ़ेंगे, सुनना ध्यान से, इसमें 2 केसेस आप पढ़ते हैं। एक केस तो तब जब वस्तु रेयर मीडियम में हो, सुनना ध्यान से, जब वस्तु रेयर मीडियम में हो, विरल माध्यम में हो, और ऑब्जेक्ट जो देखने वाला है, जो ऑब्जर्वर है, जो देखने वाला है, वो डेंसर मीडियम में हो, सघन माध्यम में। और एक इसका जस्ट उल्टा, जब देखने वाला कहां हो, विरल माध्यम में, और वस्तु कहां हो, सघन माध्यम में। 2 केस पढ़ते हैं, दोनों को समझना। होता क्या है कि अगर मैं पहला एग्जांपल आपके सामने दूं कि मान लेते हैं कि ये मेरे पास कोई टब है, ध्यान से देखना, ये कोई टब है हमारे पास, और इस टब के अंदर पानी भर दिया भाई सब बढ़िया से, देखो ये भर दिया पानी, ये ठीक।
अब मान लेते हैं कि कोई सिक्का हमारा यहां है, यहां ये सिक्का है, कॉइन है, और देखने वाला यहां है हवा में, एयर, बाहर क्या एयर। तो देखो देखने वाला कहां है, हवा में, एयर में, यानी रियर मीडियम में, विरल माध्यम में, और जो वस्तु है वो कहां है, सघन माध्यम में। एक केस तो ये हो गया। दूसरा इसका उल्टा, कि देखने वाला कहां है, पानी के अंदर यानी सघन माध्यम के अंदर, और ऑब्जेक्ट कहां है, वस्तु कहां है, हवा में यानी रियर मीडियम के अंदर, विरल माध्यम के अंदर। जैसे अब इसको समझना, आप क्या देखते होगे, चिड़िया को, अगर आपको चिड़िया को देखना है, देखो मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेके आऊं ये चीज, और देखने वाला कोई भाई साहब पानी में है और चिड़िया आसमान में उड़ रही है बढ़िया से, तो जिस वास्तव में जिस जगह पर चिड़िया होनी चाहिए वहां नहीं, उसे थोड़ा ऊपर उठ के दिखाई देती है, थोड़ा सा ऊपर, यहां एग्जैक्ट पोजीशन तो उसकी ये है, लेकिन यहां दिखाई देगी आपको। और इसमें क्या है, जब आपका ऑब्जेक्ट कहां होता है, जब आपका वस्तु कहां होता है, पानी के अंदर, और देखने वाला कहां है, रेयर मीडियम के अंदर, विरल माध्यम में, तब उस केस में क्या है, जो सिक्का है वो थोड़ा नीचे दिखाई देगा, लेकिन वास्तव में वो थोड़ा सा, वास्तव में जो सिक्का है वो कहां है, नीचे है, लेकिन थोड़ा ऊपर दिखाई देगा यहां। देखो आप देख पा रहे होंगे फिगर के अंदर। या फिर देखो ये मछली कहां नीचे, लेकिन दिखाई कहां दे रही है, थोड़ी ऊपर दिखाई दे रही है। यही सब मुझे आपको समझाना है, ध्यान से देखते जाओ कि केस को। ठीक है बेटा, तो समझते हैं हम इन सब चीजों को, कैसे क्या होता है, क्यों दिखाई देता है ऊपर। ठीक है, ये सब क्या है, कौन कौन से फॉर्मूले हैं, एयरफोर्स में ऐसे क्वेश्चन बनाए, न्यूमेरिकल आपको आना चाहिए। चलो, तो यहां से बेटा दो केस पढ़ते हैं ना, केस 1 और केस 2। दो केस पढ़ते हैं। केस 1, व्हेन जब, व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन डेंसर मीडियम, सघन माध्यम, एंड ऑब्जर्वर इन विरल माध्यम, रेयर मीडियम। तो भैया जब वस्तु सघन माध्यम में हो, डेंसर मीडियम का मतलब सघन माध्यम, और ऑब्जर्वर का हो तथा देखने वाला, ऑब्जर्वर का मतलब क्या, देखने वाला, देखने वाला कहां हो, विरल माध्यम में। पहले तो हमें ये केस पढ़ना है, और दूसरा जो केस पढ़ना है बेटा, केस 2, इसका जस्ट उल्टा, जब व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन रेयर मीडियम, जब वस्तु का हो हवा में और देखने वाला का हो डेंसर मीडियम में, सघन माध्यम में, एंड ऑब्जर्वर इंडियम। ये आप समझ पाओगे, सेम उसका उल्टा है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहला केस हम पढ़ने वाले हैं, केस 1। होता क्या है उस सबको ध्यान से, चीजों को विजुलाइज करना, चीजों को समझना आप ध्यान से, ठीक, वही मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। केस 1, मान लेते हैं ये टब हमारे पास है कोई, ये कोई टब है हमारे पास, इतनी बात समझ में आ रही है, और इसमें पानी डाल देते हैं। ये पानी है बेटा, ठीक, और जो देखने वाला है, जो ऑब्जर्वर है, वो कहां है, हवा में, रेयर मीडियम में, और वस्तु कहां है, डेंसर मीडियम में, सघन माध्यम में। मान लेता हूं कोई सिक्का है, वो यहां है, यहां इस जगह पे दिख रहा है आपको, ये रहा, दिस इज कॉइन, दिस इज व्हाट, कॉइन, सिक्का है बेटा ये। होता क्या है, मान लेते हैं यहां से लाइट रे जाएगी ऐसे करके, ये गई लाइट रे, आप यहां पर एक नॉर्मल डालेंगे, अविलंब डालेंगे,
आपको पता है बेटा, ये जो है ये पानी है, तो ये क्या हो गया, डीएम सघन माध्यम, और ऊपर है हवा, तो बेटा ये क्या हो गया, आरएम, हवा है, ठीक, एयर है, कोई दिक्कत। और हमने पढ़ा है जब डेंसर से रेयर में जाएंगे, सघन से विरल में, तो बेटा हम क्या करते हैं, नॉर्मल से दूर जाती है रे, क्या करती है, नॉर्मल से दूर जाती है, ऐसे करके, बोलो कोई दिक्कत। ये जो एंगल बनेगा वो आपको पता है, ये आई बनेगा, और ये वाला एंगल आर बनेगा, आप जानते हैं। लेकिन मुझे प्रतीत क्या होगा, मुझे प्रतीत होगा ये जो रे जा रही है ना, वो कहीं इधर से आ रही होगी, कहीं इधर से आ रही होगी। अगर देखने वाला कहां है, यहां बाहर हो, कहीं हवा में, यहां बाहर की तरफ वो देखने वाला, ये ऑब्जर्वर है बेटा, ये कौन है, देखने वाला, दिस इज देखने वाला, ऑब्जर्वर। तो ये क्या देखेगा कि भाई ये जो रे है वो यहां कहीं से आ रही होगी, कहां से, यहां कहीं से, ये जो सिक्का है उसको यहां कहीं दिखाई देगा, इसलिए अपनी जगह से थोड़ा सा उठा हुआ दिखाई देता है, इतना उठा हुआ दिखाई देता है, इतना, समझ पा रहे हो, ये इतना उठा हुआ। वास्तव में अगर देखा जाए तो सिक्का कहां था, यहां, तो इसकी जो वास्तव में जो गहराई थी वो क्या थी, वो ये थी ना, रियल डेप्थ। वास्तविक जो गहराई थी इस सिक्के की वो क्या थी, ये थी ना, पानी से वास्तव गहराई तो ये थी ना, ये क्या थी, वास्तविक गहराई, यानी ये रियल डेप्थ थी, ये रियल थी, रियल डेप्थ, वास्तविक गहराई। और बेटा ये जो है सिक्के की, ये क्या है, ये आभासी गहराई, जिसे अपरेंट डेप्थ बोलते हैं, आभासी गहराई, क्या बोलते हैं इसको, आभासी गहराई, यानी अपरेंट डेप्थ, हिंदी में से आभासी गहराई कहा जाता है। कोई दिक्कत। और आप ये जो देख रहे हैं, जो सिक्का उठा हुआ है कुछ जगह पर, ये जो सिक्का व्हाइट, भाई वास्तव में यहां था लेकिन यहां ऊपर दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा उठ के दिखाई दे रहा है ना बेटा, इसी डिस्टेंस को जितना उठाई दे रहा है हमें, ये वाला, ये व्हाइट कलर आपको जो दिखाई दे रहा है, इसी को बेटा कहा जाता है क्या, नॉर्मल शिफ्ट, लंब विस्थापन, इसी को क्या बोलते हैं, नॉर्मल शिफ्ट, लंब विस्थापन। तो लंब विस्थापन समझ में आ गया क्या है, ये है, बोलो ये टर्म्स क्लियर हो रही हैं जो मैं समझा रहा हूं आपको, क्लियर। अब होता क्या है बेटा, ध्यान से देखो, अगर आपसे मैं बोलूं कि बताइए कैसे निकाला जाएगा, नॉर्मल शिफ्ट कैसे निकाला जाएगा, ये लंब विस्थापन कैसे निकाला जाएगा, तो आप कहेंगे सर इसमें से इसको माइनस कर दो, मतलब वास्तविक गहराई में से आभासी गहराई माइनस कर दो, रियल डेप्थ में से अपरेंट डेप्थ माइनस कर दो। इस बात का मतलब ये क्या हो गया, नॉर्मल शिफ्ट होगी। तो बेटा कैसे निकाला जाएगा, डी रियल माइनस डी अपरेंट। बोलो यहां तक कोई समस्या, सिंपल सा फॉर्मूला है। प्यारे बच्चों आप सभी जानते हैं, मैंने आपको स्नेल्स के लॉ में, स्नेल के नियम में क्या पढ़ाया था, स्नेल्स लॉ सेकंड जो लॉ पढ़ाया था वो क्या, स्नेल्स लॉ था क्या भाई, जब लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ा रहा था, प्रकाश के अपवर्तन का नियम, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, वहां सेकंड लॉ क्या था, स्नेल्स लॉ। क्या बताया था मैंने बेटा, मैंने बताया था कि जो म्यू होता है, म्यू बराबर साइन आई अपॉन साइन आर होता है। फिर मैंने बताया था ये म्यू का मतलब है म्यू टू अपॉन म्यू वन, जहां पर बेटा म्यू टू को मैं क्या मान के चल रहा था, डीएम सघन माध्यम, और म्यू वन को बेटा क्या मान के चल रहा था मैं, रियर मीडियम। वहां पर आप ध्यान से देखो, मुझे ये बताइए कौन सी गहराई ज्यादा है, ये बताइए, ये वाली रियल डेप्थ ज्यादा है कि अपरेंट डेप्थ ज्यादा है, आभासी गहराई ज्यादा है कि वास्तविक गहराई ज्यादा है। तो आप कहेंगे सर ये वाली गहराई, वास्तविक गहराई ज्यादा है। मतलब अगर मैं आपको सीधा सीधा समझाऊं तो आप ये कह सकते हैं सर जो रियल है गहराई, वास्तविक गहराई, ये सर ज्यादा होगी आभासी गहराई से। बोलो हाँ कि ना, कोई दिक्कत। इसका मतलब ये हुआ कि सर क्या आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते, डी रियल अपॉन डी अपरेंट,
ग्रेटर देन 1 होगा। और ये ग्रेटर देन 1 कब हो सकता है, यही बच्चा गलती करता है। ग्रेटर देन 1 कब हो सकता है, जब ये वाला ज्यादा हो और ये वाला क्या हो, कम। भाई ये ज्यादा ही होगा ना, बताइए ज्यादा होगा कि नहीं होगा। ग्रेटर देन 1 कब हो सकता है, इसको 4 मान लो, इसको 3 मान लो, 3 का भाग 4 में देना तो 1 पॉइंट समथिंग आ गया ना, मतलब ये वाला ज्यादा होगा ना, तभी तो हो सकता है। बोलो हाँ के ना। यहां तक कोई दिक्कत, इस बात में कोई प्रॉब्लम, इस स्टेटमेंट में कोई प्रॉब्लम बेटा। और देखो ये क्या होता है, म्यू टू ज्यादा होता है और ये क्या होता है, कम। तो ज्यादा बट्टे कम म्यू टू अपन म्यू वन, तभी तो होगा। भाई जो ज्यादा होगा वो ऊपर आएगा, जो कम होगा नीचे आएगा। इसलिए क्या मैं इसको कभी इस फॉर्मूले के अंदर, क्या मैं इस बात को ऐसे नहीं लिख सकता कि म्यू बराबर क्या होता है भाई, क्या इस फॉर्मूले के अंदर मैं ये नहीं लिख सकता कि जो फॉर्मूला है वो क्या है, म्यू के बराबर है। और क्या मैं ये बात नहीं लिख सकता अब सर इसको म्यू टू और म्यू वन बोलेंगे सर, ये ग्रेटर देन 1 के बराबर होगा। क्या समझ में आई नहीं आई मेरी बात, बताओ। बोल सकता हूं ना ये बात। इसका मतलब यहां तक कोई समस्या बेटा किसी को है तो बताइए फास्ट, कोई दिक्कत किसी को, सीधे सीधे फॉर्मूला यहां पे। कोई दिक्कत, चलो बेटा इसका मतलब आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। अगर मैं आगे बढ़ूं तो अगर यहां से आप एपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला निकालना चाहेंगे तो बताओ क्या निकल के आएगा, यहां से इस फॉर्मूले में से एपरेंट डेप्थ निकालिए, क्या आएगा। सिंपल है, डी एपरेंट बराबर डी रियल अपॉन म्यू, यही आ जाएगा ना इसमें से। तो इस वैल्यू को क्या कर दो, यहां रख दो बस, डी रियल माइनस डी अपेरेंट क्या हो जाएगा, डी रियल अपॉन म्यू। और बेटा यहां से डी रियल कॉमन ले लो, 1 - 1/म्यू। यानी ये फॉर्मूला जो आपके पास निकल के आ गया वो क्या आ गया, लंब विस्थापन का नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट बोल दो या नॉर्मल शिफ्ट बोल दो, बात एक ही है। डी रियल -1/यू, 1 - 1/यू। सवाल करेंगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत। ये जो दोबारा से बोलते हैं ना सर, दोबारा से, ये कौन लोग हैं, ये बताओ मुझे, ये कौन लोग हैं। जब समझाया जाता तब दिमाग कहाँ रहता है, तब कहाँ रहता है दिमाग, तब कहीं कहीं खोने चला जाता है क्या दिमाग। एक एक स्टेप पर मैं आपसे पूछता हूँ तब दिमाग कहाँ चला जाता है, सो जाते हो मुझे लगता है शायद। दोबारा से वीडियो को देखना और समझना बेटा, इतनी बात है, कोई प्रॉब्लम। ये हमारे पास बेटा यहां तक फॉर्मूला आ गया, डी रियल ब्रैकेट 1 - 1/म्यू। उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ गया होगा। म्यू क्या है बेटा आपके पास फॉर्मूला है, बोलो कोई दिक्कत। इस पर एक सवाल करेंगे और उसको फिर समझा जाएगा। बताओ यहां तक कोई समस्या किसी को। चले एक सवाल करते हैं इस टॉपिक पर, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, है ना। चाहे काम करते हैं, पहले दूसरा वाला केस भी समझ लेते हैं, है ना। दूसरा वाला केस, उसके बाद सवाल लगाएंगे। अब एक काम करो, अब क्या ये वाली फील आपको आ रही है जो मैं बोल रहा था कि ये क्यों ऊपर दिखाई देता है, अब तो समझ में आ गया होगा ना। ये क्या हो गया, अब तो समझ में आ गया होगा सर, ये अपरेंट डेप्थ हो गई सर। और जहां आपको दिख रही है सर, ये क्या हो गई हमारी वास्तविक रियल डेप्थ हो गई सर। और सर ये वाली डेप्थ, ये वाली यहां से यहां तक की जो दूरी है, इसे ही क्या बोल रहे हैं हम, नॉर्मल शिफ्ट, लंब विस्थापन। बोलो हाँ के ना। जो कितना निकला, सीधा सीधा हमारा कितना निकला नॉर्मल शिफ्ट, डी रियल ब्रैकेट 1 - 1/म्यू। ये फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना होगा सर, इसे सवाल बनते हैं। बोलो कोई प्रॉब्लम, यही सब तो पढ़ा हमने, क्लियर। बेटा इतनी आसानी से आपको एक एक बात में समझा रहा हूं, इतनी आसानी से, सोचो। चलो आगे बढ़ते हैं और दूसरे केस को समझते हैं। दूसरा केस क्या कहता है, केस 2 देखिए। जब देखने वाला कहां है, डीएम में, सघन माध्यम में, डेंसर मीडियम में, तो है क्या कहानी। मान लेते हैं ये कंटेनर है हमारे पास, ठीक। ये कंटेनर है और इस कंटेनर में पानी भरा हुआ है।
ठीक, ये वाटर है। अब एक काम करते हैं, मान लेते हैं एक चिड़िया है, वो यहां है, यहां, ठीक है, मान लेते हैं यहां, ठीक, एक चिड़िया है, चिड़िया बना देते हैं, इस टाइप की चिड़िया है, ठीक, और ये उड़ रही है मस्त, ठीक है, और जो देखने वाला है वो कहाँ है, इस पानी में है। तो आप समझ पा रहे होंगे ये हमारे लिए क्या बन गया बेटा, ये हमारे लिए क्या बन गया, आर एम, विरल माध्यम, और बेटा ये हमारे लिए क्या बन गया, डीएम। बोलो कोई दिक्कत, कोई समस्या, जनरल बात है बेटा, ठीक। चलो, अब होता क्या है कि काम करते हैं, किसी लैटरे को हम यहां से डालते हैं, ये रहा लैटरे, आती है, आ गई, टकराई, यहां क्या डाल दिया हमने, नॉर्मल। कहां से आ रही है, रियर मीडियम से डेंसर में, विरल से सघन में, तो नॉर्मल की तरफ इस बार झुकेगी, ठीक, ये होगा। और देखने वाला कहां है भाई साहब, वो ये रहे, देखने वाले भाई साहब ये रहे, ये आपका ऑब्जर्वर है, देखने वाला। इसको क्या प्रतीत होगा कि जो लाइट रे है ये वाली, ये ऐसे ना करके कैसे आ रही होगी, थोड़ा ऐसे करके आ रही होगी, यहां कहीं से दिख रहा होगा, क्या देख पा रहे हो बात, मतलब ये जो चिड़िया है ना, यहां कहीं दिख रही होगी, या बोलो कोई दिक्कत, होता क्या है, अब आप बताओ, ये क्या है, रियल डेप्थ हुई यहां से इसकी, ये बेटा वास्तविक हुई ना, ये तो डी रियल, या इसी को एक्चुअल भी बोल देते हैं, एक्चुअल, एक्चुअल बोल दो, यानी वास्तविक, वास्तविक गहराई हुई है, एक्चुअल बोल दो या रियल बोल दो, वास्तविक गहराई हुई। अब ये देखो, ये क्या हुई आपकी, यहां है, ये आवासी गहराई हुई, बोलो हाँ के ना, अपेरेंट, आवासी गहराई, ठीक, कोई दिक्कत। अब एक बात बताओ, यहां पर अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए नॉर्मल शिफ्ट क्या है, क्या बताओगे आप, ये रहा, रियल से ये देखो, ये रहा, ये शिफ्ट को क्या बोल रहे हैं, नॉर्मल शिफ्ट, लंब विस्थापन, या नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट बोल दो, या नॉर्मल शिफ्ट बोल दो, बात एक ही है, ये आपका लंब विस्थापन हो गया। बोलो कोई दिक्कत, कैसे निकालेंगे इसको, नॉर्मल शिफ्ट को, ज्यादा में से कम को माइनस कर दो, मतलब क्या होगा, ये इसमें अपरेंट में से क्या हो जाएगा, ये अपरेंट में से ये वाला माइनस कर दो, रियल या एक्चुअल, ये निकल के आ गया नॉर्मल शिफ्ट, क्लियर। कोई दिक्कत, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, हमने अगेन क्या पढ़ा था बताओ, मतलब स्नेल लो, साइन आई अपॉन साइन आर, जो कि क्या होता था, म्यू बराबर म्यू टू अपॉन म्यू वन, यही होता था, ये हमेशा वन से बढ़ाएगा क्योंकि म्यू टू डेंसर था हमारा, म्यू वन रेयर था, बस। अब यहां देखो ज्यादा कौन सा है, ज्यादा कौन सा है यहाँ पर, रियल या अपेरेंट डेप्थ, तो आप कहेंगे सर ये अपेरेंट वाला ज्यादा है, और कम स्कोर कौन है, रियल गहराई, वास्तविक गहराई है। तो हम क्या करेंगे, अपेरेंट अपॉन डी रियल, ये ग्रेटर देन वन आ जाएगा, और इसी को हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, म्यू बराबर डी अपेरेंट अपॉन डी रियल बराबर, इसको म्यू टू मान लेते हैं जो ज्यादा है, इसको कम मान लेते हैं क्योंकि ग्रेटर देन वन है। बोलो कोई दिक्कत, इसमें तो कोई समस्या नहीं होगी किसी को, कोई समस्या, ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें बेटा बताओ, यहां तक कोई दिक्कत। अब यहां से सिंपल सा फॉर्मूले के अंदर वैल्यू रख दो, अगर मैं आपसे कहूं कि बताइए डी अपरेंट की वैल्यू निकालनी है, तो डी अपरेंट की वैल्यू क्या होगी, म्यू इंटू डी रियल, ठीक है, तो यहां वैल्यू पुट कर दो,
यहां अपेरेंट की जगह क्या आ जाएगा, म्यू डी रियल माइनस डी रियल। करना क्या है, डी रियल ब्रैकेट में कॉमन ले लो, म्यू माइनस 1, ये आपका रिजल्ट निकल के आ गया। रिजल्ट निकल के आया वो आपका ये रहा, ये आपका रिजल्ट है, डी रियल म्यू माइनस 1। तो देखो केस 2 कौन सा है, समझ में आ गया। और इस केस के लिए फॉर्मूला क्या होगा, डी रियल म्यू माइनस 1, और वो क्या होगा आपका, वो वाला फॉर्मूला होगा डी रियल 1 माइनस 1 अपॉन यू, और ये क्या होगा 1 माइन यू म्यू माइनस 1, डी रियल म्यू माइनस 1, और वो 1 माइनस 1 अपॉन। अब एक क्वेश्चन करते हैं, दोनों केसेस क्लियर हैं। अगर आप चित्र के थ्रू देखना चाहें तो मैं इस चर्चा पर कर रहा था, आपको मैंने बताया था, देख लो ये वाली कहानी। समझ में आया। तो हमें चिड़िया थोड़ा सा कहाँ दिखती है, ऊपर। अब समझ में आ गया। ये जो है इसे ही क्या बोल रहे थे, नॉर्मल शिफ्ट। बोलो हाँ के ना। ये आपका क्या था, नॉर्मल शिफ्ट। कितना निकल के आया नॉर्मल शिफ्ट, बताओ कितना निकल के आया, डी रियल म्यू माइनस 1, इतना निकल के आया। ये क्या था आपका, ये रियल डेप्थ, ये क्या था अपरेंट डेप्थ। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत। यही हमने कैलकुलेट किया है, बस किया क्या है। ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम। चलो दोनों बातें आपकी एकदम क्लियर हो गई होंगी, ये चीजें समझ में आ गई होंगी। मैं चाहता तो आपको रिजल्ट से भी समझा सकता था, डायरेक्ट वैल्यू लिख देता, डायरेक्ट स्टेटमेंट लिख देता, लेकिन उससे मजा आपको नहीं आता। तो मेरी कोशिश ये है कि आपको प्योर एकदम फिजिक्स का फील आ पाए इतने कम समय में भी, क्योंकि सिलेबस की टेंशन आप लोगों को नहीं लेनी है, एकदम सिलेबस की टेंशन नहीं लेनी, वो हमारा काम है टेंशन लेने का। तो आप बस ध्यान से जो पढ़ाया जा रहा है उसको बढ़िया से पढ़िए, ठीक है। ठीक है बेटा, बताओ कोई प्रॉब्लम और। यहां तक उम्मीद कर रहा हूं आपकी चीजें एकदम क्लियर हो गई होंगी। एक क्वेश्चन करते हैं और उस क्वेश्चन से और चीजों को समझते हैं थोड़ा सा। एक क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, वो पीपीटी में नहीं है, मैं क्वेश्चन कराता हूं आपको। देखो सवाल बताना क्या है। सवाल बोल रहा है हमसे, एक क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट हिंदी बोल दूंगा इसकी, एन ऑब्जेक्ट लाइज 100 सेंटीमीटर इनसाइड द वाटर, यानी 100 सेंटीमीटर पर, 100 सेंटीमीटर गहराई में एक कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। इट इज व्यूड फ्रॉम एयर, इसको जो देखने वाला है वो कहां से देख रहा है, एयर से। इट इज व्यूड फ्रॉम, व्यू फ्रॉम एयर। फाइंड द अपरेंट डेप्थ ऑफ ऑब्जेक्ट, फाइंड द अपरेंट डेप्थ, आवासी गहराई क्या होगी बताओ। फाइंड द अपरेंट डेप्थ ऑफ ऑब्जेक्ट। हिंदी लिख देता हूं लेकिन पहले ऑप्शन देख बोल दूं इसके। एक ऑप्शन बोल रहा है कि 60 सेंटीमीटर, दूसरा है 75 सेंटीमीटर, तीसरा है 100 सेंटीमीटर, और अगला है आपका 15 सेंटीमीटर। हिंदी क्या है सवाल की, बोल रहा है कोई एक वस्तु है, कोई ऑब्जेक्ट है, वो वस्तु पानी के अंदर 100 सेंटीमीटर की गहराई पर है, और जो देखने वाला है वो कहाँ है, हवा में। तो पानी तो हमारा क्या हो गया बताओ, पानी तो हमारा डेंसर मीडियम हो गया, सघन माध्यम, और हवा हमारे लिए क्या बन गई, रेयर मीडियम। आप समझ पा रहे होंगे, देखने वाला कहाँ है आपका, हवा में। जो मछली वाला एग्जांपल जो दे रहा था आपको, तो आप अपरेंट डेप्थ निकलवा रहा है, सीधा सीधा फॉर्मूला है, क्या निकलवा रहा है बेटा, अपरेंट डेप्थ। तो फॉर्मूला क्या लगाया था बता दो, क्या फॉर्मूला था, आंसर बताओ। हाँ शारदा, डेफिनेटली बताओ जल्दी से फास्ट, अब तो सवाल को कर देना चाहिए आपको। सीधा रिजल्ट है बेटा, सीधा रिजल्ट, कुछ नहीं सोचना, सीधा रिजल्ट है, सीधा रिजल्ट। फॉर्मूला क्या है, म्यू बराबर डी रियल अपॉन डी अपरेंट। फॉर्मूला क्या है, म्यू बराबर डी रियल अपॉन डी अपरेंट।
क्या निकलवा रहा है, डी अपरेंट। देखो डी अपरेंट बराबर क्या हो जाएगा बताओ, डी रियल अपॉन म्यू, और रियल डेप्थ तो आपको तो कितनी दे रखी है पानी के अंदर, 100 सेंटीमीटर। कितना बेटा, 100 सेंटीमीटर। और म्यू क्या हो जाएगा, म्यू 2 अपॉन म्यू 1, बोलो हाँ के ना। और म्यू 1 का अपॉन जाएगा ऊपर, और ये आपका क्या है म्यू 1, जिसकी वैल्यू कितनी है 1। और ये क्या बेटा वाटर, ये क्या माना है म्यू 2, क्योंकि डेंसर मीडियम को म्यू 2 मानते आ रहे हैं, तो 1.33 इसकी वैल्यू होती है, इसको 4/3 लिख सकता हूं, बोलो हाँ के ना। बस इसको 4/3 लिख दीजिए, क्या हो जाएगा 100 इंटू 1 अपॉन 4/3, 3 का मल्टीप्लाई 300/4 हो गया, लगभग 75 सेंटीमीटर आ गया। थोड़ा ऊपर उठ के दिखाई देगा कि नहीं देगा। ये अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप समझ पाते ये आपका आंसर और ये आपका आंसर तो नहीं होगा। ठीक है, बोलो हाँ कि ना, क्लियर हो गया। अब मैं थोड़ा सा आपको फील करवाना चाहूं एक फिगर के माध्यम से। तो देखो सीधी सीधी बात ये है कि भाई साहब उन्होंने कहा कि भाई ये वाटर है, ठीक है, और ये मान लेते हैं ये पानी है, ठीक है, और 100 सेंटीमीटर की गहराई पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मान लेते हैं ये रखा हुआ है, ये रहा ऑब्जेक्ट। यानी ये वाली जो डेप्थ है आपकी ओरिजिनल, वो डी रियल है। कितना दे रखा है 100 सेंटीमीटर। बोल रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है, जो वस्तु है, वो कहाँ है, मान लेते हैं यहां है रियर मीडियम में। भाई ये आपके लिए रियर मीडियम हो गया, और ये हमारे लिए डेंसर मीडियम हो गया, सघन माध्यम। तो यही बोल रहा है कि बताइए अपरेंट डेप्थ कितना होगा, आवासीय गहराई। तो मान लेते हैं ऑब्जेक्ट यहां कहीं दिख रहा होगा, तो आपसे क्या निकलवाया उसने, आपसे सिंपल उसने यही तो निकलवाया। तो कम आएगा कि नहीं आएगा, ये 100 से कम ही आएगा ना, ये आपसे निकलवा रहा है, तो ये तो कभी नहीं होगा। बोलो हाँ के ना, क्या फील आ गया, कहना क्या चाहता हूं, बोलो हाँ के ना। बताओ कोई प्रॉब्लम। अगर तुम इतनी भी इंग्लिश नहीं समझ पा रहे, समझाने के बाद भी इस हिंदी को नहीं समझ पा रहे, तो सोचो तुम्हारा जीडी में क्या हाल होगा, सोचो। सिंपल इंग्लिश है, कोई भी टेक्निकल वर्ड नहीं है। सवाल बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट है 100 मीटर इनसाइड द वाटर, पानी के अंदर 100 मीटर की गहराई पर एक कोई ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है। इट इज व्यूड फ्रॉम एयर, इसको हवा से देख, हवा में कोई ऑब्जेक्ट है, देखने वाला हवा में है, मतलब जो देखने वाला है ऑब्जर्वर वो हवा में है। और फाइंड द अपरेंट डेप्थ ऑफ ऑब्जेक्ट, आभासी गहराई बताओ। सोचिए आप, अगर ये बात जनरल चीज आप जनरल इंग्लिश नहीं सीख पा रहे, सोचो, सोच रहे हैं। आपको इतना एफर्ट डालना पड़ेगा अगर आप सोच रहे हैं आप हिंदी मीडियम के हैं या फिर और किसी स्टेट बोर्ड के हैं, और आप थोड़ा बहुत भी हिंदी, थोड़ा बहुत भी इंग्लिश नहीं चाहते सीखना, तो फिर आपकी तैयारी करने का कोई मोटिव नहीं रह जाता। क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूं, मैं कहीं मैं दोनों भाषाएं लिख रहा हूं आपके साथ। एक एक बात में कब से, देखो आप बेटा डेली का आपका होता है, डेली का मुझे बताइए कहां मैंने हिंदी नहीं लिखी, हर जगह हिंदी। लेकिन इस बात का मतलब ये नहीं कि आप हर जगह वही शब्द रिपीट करोगे। जो टेक्निकल वर्ड्स होते हैं जिनको वास्तव में आपको समझ में आना चाहिए, वो आपको, ये देखो मैंने सब लिख रहा हूं, अपरेंट डेप्थ आभासी गहराई, रियल डेप्थ वास्तविक गहराई, है ना, नॉर्मल शिफ्ट लंब विस्थापन, ये टेक्निकल वर्ड्स हैं। रेयर मीडियम कितनी बार नहीं समझाया, विरल माध्यम, डेंसर मीडियम सघन माध्यम, ये म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक कितनी बार नहीं लिखा मैंने। ठीक है, आपको एक लेवल की चीजें दी जाती हैं, उसमें भी आप ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हो। सोचो, आपको जबकि समझना चाहिए कि मेरा एग्जाम जो वो रिटन एग्जाम से ही मेरी मेरिट नहीं बनेगी, मुझे जीडी को क्वालिफाई करना है, मुझे जीडी तो करना ही करना है एनी हाउ। कैसे करेंगे आप, सोचिए, खुद ही अंदाजा लगाइए। अब मैं चाहता तो आप सोचिए, इमेजिन करिए, मैं आपको आपको सच बता रहा हूं, पूरे डिफेंस के अंदर मैं आपको चैलेंज कर सकता हूं इस बात को, डिफेंस को, डिफेंस के अंदर आपको इतना डेप्थ से कोई नहीं समझाएगा, इतना डेप्थ से तो नहीं समझाएगा, क्योंकि टाइम उनके पास नहीं है, 80 दिन आपके पास है। लेकिन मुझे सिलेबस की टेंशन नहीं, मुझे पता है मुझे चीज़ों को सिखाना है, और यहाँ से क्वेश्चन बना है, एयरफोर्स ने क्वेश्चन पूछा है, एक चीज़ को मैं विजुलाइज करा रहा हूँ आपको, एक चीज़ को मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और जबकि ईमानदारी में जो आपको मुझे बताना चाहिए था, सीधा रिजल्ट बताना चाहिए था, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपके जो बेसिक्स हैं उस पर काम किया जाए थोड़ा सा।
चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब थोड़ा समझते हैं, नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है बेटा, उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। रिफ्लेक्शन फ्रॉम रेक्टेंगुलर ग्लास। अब देखो, जो आपका ग्लास है, जो कांच है रेक्टेंगुलर टाइप का, उसके थ्रू रिफ्रैक्शन जो होगा वो हमें समझना है। रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन नहीं, सॉरी, रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेक्टेंगुलर ग्लास, उसको थोड़ा समझते हैं। हेडिंग है बेटा हमारी रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन, रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेक्टेंगुलर ग्लास माने कांच। चतुर्भुज एक कांच है और उससे हम क्या करवा रहे हैं, अपवर्तन करवा रहे हैं बेटा। रिफ्रैक्शन का मतलब क्या है, अपवर्तन। एक चतुर्भुज कांच से रेक्टेंगल टाइप है ना, चतुर्भुज कांच से अपवर्तन होता क्या है, और ध्यान से देखना। सिंपल, आपके सामने एक फिगर दिखाई दे रहा होगा आपको, है ना। फिगर में आपको सब कुछ देखो ध्यान से, होता क्या है कि बेटा बाहर की तरफ, यानी ये तो कांच है, तो कांच है तो ऑब्वियसली बात है, ग्लास मतलब कांच, ये तो कांच है ना, ग्लास मतलब कांच है, और एयर है बाहर। तो इतना मुझे पता लग रहा है कि जो कांच है ये तो हमारे लिए डेंसर मीडियम हो गया ना, क्योंकि इसके लिए, कांच के लिए बताया था मैंने आपको, जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक पढ़ा रहा था, कि कई प्रकार के कांच होते हैं, फ्लिंट ग्लास, क्राउन ग्लास, कई प्रकार के कांच होते हैं। लेकिन मैं जो कांच की बात कर रहा हूँ, लगभग क्राउन ग्लास के बारे में बात कर लेते हैं। लगभग इसकी वैल्यू 1.52 होती है और हवा की 1 होती है। इसलिए क्या हुआ, ये डेंसर मीडियम हुआ, सघन माध्यम। और इसके बाहर जो एयर है बेटा, ये क्या है आपका, रेयर मीडियम, विरल माध्यम। ये आपका क्या हो जाएगा, आर एम। बोलो कोई दिक्कत हो क्या रहा है, जो लाइट रे आ रही है, ये लाइट रे आती है, बाहर रेयर है अंदर डेंसर है, तो इसे नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी, देखो झुक गई, ठीक है। अब हुआ क्या, लाइट रे आती है, फिर नॉर्मल डालते हैं, डेंसर से रेयर में जाएगी तो दूर होती जाएगी। बोलो कोई प्रॉब्लम, यहां तक कोई प्रॉब्लम? अगर मैं आपको समझाना चाहूं तो ऐसे आप देख सकते हैं, देखो सिंपल है। ये देखिए, मान लीजिए एक लाइट रे को मैं डालता हूं, ये आई, और मुझे पता है इतना कि सर ये जो है वो आपका डेंसर मीडियम है, सघन माध्यम, और ये आपका रेयर मीडियम है, विरल माध्यम। और मुझे पता है कि ये आने वाली लाइट रे है, ये हमने नॉर्मल डाल दिया, ये एन डाल दिया, और ये आने वाली लाइट रे है, रेयर से डेंसर में जाएगा तो नॉर्मल की तरफ झुकेगा। कोई दिक्कत? अब आपको पता है ये वाला एंगल आई हो गया और ये वाला एंगल आर हो गया, ये सब जानते हैं, कोई बात नहीं, ठीक। अब इसके बाद फिर हमने नॉर्मल डाला, जब नॉर्मल को डाल रहे हैं तो जब डेंसर से एयर में जाएंगे तो नॉर्मल से दूर जाएंगे, ये चले गए दूर। बोलो हाँ के ना, डेंसर में आएंगे तो दूरी तो जाएंगे, ये हो गई कहानी। बोलो यहां तक कोई दिक्कत? हो क्या रहा है बेटा, अगर ध्यान से देखो, वहां रेयर मीडियम है तो यहां भी तो बाहर ही है ना, रेयर मीडियम ही होगा ना, ये बाहर क्लियर है ना यहाँ। तो होता क्या है, जब मीडियम ये सेम होते हैं, बाहर ऊपर वाला और नीचे वाला भी, तो होता क्या है इस केस में, जो आपकी ये जो आने वाली रे है, जिसे आप इंसिडेंट रे कहते हैं, ये बेटा, और जो ये वाली जो रे है, ये पैरेलल हो जाती है। कैसी रहती है, पैरेलल। कैसी रहती है, पैरेलल। ध्यान से देखो, जब ये वाला ऊपर यहां मीडियम और इसके नीचे वाला मीडियम दोनों सेम हो, तब ऐसे केस में जो इंसिडेंट रे है, आने वाली किरण, और ये वाली जो रिफ्लेक्टेड रे है, परावर्त अपवर्तित किरण, रिफ्रैक्टेड रे, सॉरी रिफ्लेक्टेड नहीं, रिफ्रैक्टेड, अपवर्तित किरण, ये पैरेलल रहती हैं बेटा। इसी रे को आप बोल सकते हो इमर्जेंट रे, निर्गत किरण। इसी को क्या बोल सकते हो आप, निर्गत किरण, निर्गत किरण। इंग्लिश में से इमर्जेंट रे बोल सकते हैं, इमर्जेंट रे, ये नाम है बेटा बस। हालांकि ये तो अपवर्तित किरण ही है ना, रिफ्रैक्टेड रे है, और कुछ अलग नहीं है वही है निर्गत किरण, ठीक है।
ये वही है और कुछ नहीं है बेटा, बस नाम दे दिया है इसका। जैसे घर में कोई बच्चा होता है, उसका नाम है मान लो राहुल, लेकिन छोटा सा है और गोलू मोलू टाइप का है, थोड़ा कालू टाइप का, तो कलुआ बोल देंगे उसे, कालू बोल देंगे, भालू बोल देंगे, ऐसे करके। तो होता क्या, वही है तो रिफ्रैक्टेड रे, बस उसका नामकरण कर दिया, कुछ और नाम दे दिया, इमर्जेंट रे, इमर्ज निकल रही है, निर्गत करने से बोला जाता है तो रिफ्रैक्टेड ही रे ना, अपवर्तन अपवर्तन ही हो रहा है। ठीक है, अब देखो दूसरी बात, इन दोनों के बीच का कौन सी रे, ये आने वाली रे अपवर्तित किरण यानी इंसिडेंट रे, और जाने वाली निर्गत किरण, इन दोनों के बीच में जो लंबवत दूरी है, इन दोनों के बीच में जो लंबवत दूरी है यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसी को लैटरल डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। इन दोनों के बीच, क्योंकि पैरेलल है, और बेटा अगर ये पैरेलल है तो इनके बीच में क्या रहेगा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहेगी। क्या रहेगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहेगी ये। बोलो समझ पा रहे हो मेरी बात, ये वाली डिस्टेंस। ठीक है, ये क्या है, परपेंडिकुलर लंबवत डिस्टेंस, किस किस के बीच में, आने वाली किरण इंसिडेंट रे, अपवर्तित किरण मतलब इंसिडेंट, और जाने वाली निर्गत किरण यानी इमरजेंट रे, यही तो है। अब इसकी हिंदी नहीं लिखूंगा बेटा, लिख चुका हूं, देखो इमरजेंट मतलब निर्गत किरण और इंसिडेंट रे मतलब अपवर्तित किरण। ये क्या है हमारी बेटा, ये हमारी इंसिडेंट रे है, अपवर्तित किरण, या आपतन किरण बोल दो, या अपवर्तित किरण। ठीक है, देखो ये सेम कहानी आप देख सकते हैं, इसको देख लो ये। ठीक है, बेटा 1 मिनट रुकना। हेलो 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 हेलो, हेलो, आवाज ही नहीं आ रही, इसमें प्रॉब्लम है कुछ। सर कितने बजे से क्लास है आपकी? हेलो हेलो, खराब हो गया ये। बताते ना कुछ मुझे तो हो जाता। मुझे यार मतलब तुम्हारा डेली होता है मुझे। हेलो हेलो, ये परेशान किया मॉर्निंग में मुझे यार, जब क्लास ले रहा था, ये पता नहीं, वो सब सही है। हेलो हेलो हेलो, वॉइस आ रही है क्या, लेकिन मुझे यहाँ शो नहीं कर रहा। हाँ?
हेलो 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 हेलो, वॉइस कैसे आ रही है? साउंड नहीं, शो नहीं कर रहा मुझे, एयरपोर्ट्स में हूँ। पर चेक करना। यस, एयरपोर्ट्स में। एक मिनट, अगर सब कुछ क्लियर नहीं है बेटा, एक बार चेक करने दो। हाँ, ऑप्टिक्स 7। अच्छा बेटा ठीक है, आवाज आ रही है ना? चलो, मुझे लगा आवाज नहीं आ रही, सामने से मुझे दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए बोला मैंने। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो, अगर साउंड ना आए तो एक बार प्लीज मुझे बता देना ध्यान से, है ना? मेरे सामने भी एक सिस्टम में दिक्कत आ गई है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। चलो बेटा, ओके ओके, ठीक है, एवरीथिंग इज क्लियर। चलो समझते हैं आगे। मैं थोड़ा समझाता हूं आपको। मैं जिस पर चर्चा कर रहा था, बताओ इसमें कोई दिक्कत किसी को? ये बताओ, ये जो समझाया मैंने, इसमें कोई प्रॉब्लम, ये बताइए पहले आप। कोई दिक्कत है तो बताइए बेटा। कोई प्रॉब्लम इसको किसी में? बताओ जल्दी से, आगे बढ़ते हैं फिर बेटा। जल्दी से, कोई प्रॉब्लम है किसी को यहां? चलो, कोई दिक्कत नहीं है ना, आगे बढ़ते हैं फिर। तो बेटा इसी की मैं चर्चाएं कर रहा था कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, ये आने वाली किरण और ये जाने वाली किरण, इनके बीच में जो लंबवत दूरी होती है। बेटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब है लंबवत दूरी, ये बात जानते हो। और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती कितना है, इसको हालांकि हम जो रिप्रेजेंट करते हैं, दर्शाते हैं, वो डी से दर्शाते हैं। इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को, लंबवत दूरी को, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बेटा होती कितना है, ये डी का मान कितना होता है? तो ये बताओ डी का मान कितना होता है? तो देखो, अगर मैं कहूं आपसे ग्लास है और ग्लास की जो थिकनेस है, जो मोटाई है, वो टी है। टी बेटा क्या है? थिकनेस, मोटाई। टी बेसिकली क्या है बेटा? थिकनेस ऑफ दिस ग्लास, मोटाई। थिकनेस माने मोटाई, ये टी ग्लास की मोटाई है। तो डी की जो वैल्यू आती है निकल के, वो आती है टी साइन आई माइनस आर अपॉन कॉस आर। ये रिजल्ट है, इसके रिजल्ट का डेरिवेशन आपको नहीं करना। हालांकि और मैंने पहले भी करा दिए थे, उनकी जरूरत नहीं थी, बट यहां आपको डायरेक्ट स्टेटमेंट याद रखना है। और बेटा कॉस आर को मैं क्या, 1 अपॉन कॉस आर को क्या लिख सकता हूं? सेक आर। तो टी सेक आर, एक मिनट, डी बराबर टी कॉस आर को सेक आर साइन आई माइनस आर। ये हमारा डी बराबर इतना आ जाएगा बेटा। बोलो कोई प्रॉब्लम? ये आपको रिजल्ट याद रखना है, ये वैल्यू याद रखनी है कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, जिसको क्या बोल रहे हैं? लैटरल डिस्प्लेसमेंट, पार्श्व विस्थापन, लैटरल डिस्प्लेसमेंट, या बेटा इसको लैटरल शिफ्ट भी बोल देते हैं। वही मैं बार बार बोल रहा हूं, वही एक ही चीज है। हिंदी में से पार्श्व विस्थापन बोला जाता है। याद करो, मैंने पढ़ाया था एक वर्ड आपको, लैटरल इन्वर्जन, पार्श्व उल्टा, ऑप्टिक्स में पार्श्व विस्थापन बोलते हैं इसको हिंदी में। बोलो कोई दिक्कत? बताओ, एकदम बेटा क्लियर है यहां तक? ये रिजल्ट आपको याद रखना है और आप आराम से चीजों को समझ पाओगे। बोलो कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? आई और आर बेटा आपको एंगल पता है, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होनी चाहिए यहां, ठीक है? सॉरी, ये होगा एंगल आर, ठीक। अब देखो, ये जाने वाली जो रे है, इसे इमर्जेंट रे, निर्गत
किरण बोल रहे हैं, ये है वही रिफ्लेक्टेड रे, अपवर्तित कोण बना रही है। और ये जो एंगल बनाती है बेटा, ये एंगल ई बनाती है, और इसी एंगल को है तो रिफ्लेक्टेड ही एंगल, बस इसका नामकरण बदल दिया और कुछ नहीं। इसी को बेटा इमर्जेंट एंगल यानी निर्गत कोण कहा जाता है। ठीक है, तो ई बेटा क्या होता है, ई इज इमर्जेंट एंगल यानी निर्गत कोण। बोलो, ठीक है, आई थिंक सब कुछ क्लियर होगा। ये डी भी क्लियर, टी भी क्लियर हो गया, थिकनेस है, मोटाई है, साइन आई माइनस आर, आई भी पता है आपको, आर भी पता है, कॉस, ये सब पता है। बताओ यहां तक कोई प्रॉब्लम? जो मुझे समझाने वाली बात थी बस यही थी कि अगर ये वाला जो मीडियम है, ये वाला मीडियम और ये नीचे यानी ऊपर और नीचे वाला जो मीडियम है, अगर ये दोनों सेम रहेंगे तभी ये जो रे है, आने वाली रे और जाने वाली रे, ये पैरेलल रहेंगी। अदरवाइज अगर ये दोनों अलग अलग हैं, ये कुछ और है ये कुछ और है, तो ये पैरेलल नहीं रहेंगी, ये दिमाग में रखना। ठीक है, बताओ बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अब तो तुम खूब बता लो, खूब बात कर रहे हो आप लोग कमेंट के अंदर। जब एयरफोर्स का रिजल्ट आता है और फिजिक्स का पेपर होता है तो 2 ही नंबर आते हैं फिर, और 3 नंबर आते हैं फिर, बस इससे ज्यादा नहीं। कट ऑफ ही नहीं क्लियर होता, वो यही सब इसी वजह से। रुक जाओ विश्वजीत, अभी बताऊंगा जब TIR पढ़ाऊंगा उसके केस में। तो इससे बढ़िया कि पढ़ो, अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। वो दिन नहीं आने दो जब रिजल्ट 2 आता है फिर आप मैसेज करते हो, टाइप करते हो, सर क्या करूं मैं, कैसे काम चलेगा मेरा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ एग्जांपल्स देता हूं मैं आपको रिफ्रैक्शन के बारे में, कुछ डेली लाइफ में आप एग्जांपल्स देखते होगे अपने जीवन में, वो एग्जांपल देखो क्या होता है रिफ्रैक्शन के एग्जांपल। एग्जांपल ऑफ रिफ्रैक्शन, अपवर्तन के कुछ एग्जांपल देख लो। चलो एग्जांपल, रिफ्रैक्शन, अपवर्तन के कुछ उदाहरण। आप देखते होंगे जो पेन अगर आप पानी में डालोगे तो हवा से देखोगे तो पेन आपको थोड़ी झुकी हुई दिखाई देगी। ये भी हम समझ चुके हैं, कंडीशन आपके पास है, किसकी वजह से होता है, रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। ठीक है, और देखो जैसे आप जब आप तारे को देखते हो, है ना, स्टार्स को देखते हो, तो जिस जगह पे वो होता है वहां से थोड़ा हटके दिखाई देता है। इसका रीजन है एटमॉस्फियर रिफ्रैक्शन, है ना, एटमॉस्फियर रिफ्रैक्शन की वजह से ऐसा होता है। ये सवाल एयरफोर्स ने पूछा है। ठीक है, तो देखो ये क्या है, ये पहला एग्जांपल और ये दूसरा एग्जांपल। ये बेंडिंग ऑफ ऑन एन ऑब्जेक्ट, किसी वस्तु का झुकना, बेंड होना। बेंड माने तो समझ ही रहे हो ना। और ये क्या है, स्टार्स जो हैं, जो स्टार्स हैं, तारे टिमटिमाते हैं, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। ये क्यों टिमटिमाते हैं तारे, आपको तारे देखते होगे आकाश के अंदर टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, क्यों टिमटिमाते हैं, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ये क्या है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, तारों का टिमटिमाना, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, तारों का टिमटिमाना। ठीक है, तारों का टिमटिमाना, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। ये किसकी वजह से, किसकी वजह से हो रहा है बेटा, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। किसकी वजह से हो रहा है, ड्यू टू एटमॉस्फियरिक रिफ्रैक्शन, वायुमंडल अपवर्तन की वजह से। ठीक है, कोई दिक्कत?
दूसरा और क्या एग्जाम्पल है, आपको जो सन है सुबह के टाइम में या शाम के टाइम में ओवल शेप का दिखता होगा, अंडे के आकार का, उसका भी कारण क्या है, रिफ्रैक्शन, ओवल शेप में। थर्ड क्या है, सन है, जो सन है, सूरज है, वो आपको दिन के टाइम में या फिर रात के टाइम में, शाम के टाइम में, मॉर्निंग एंड इवनिंग में ओवल शेप का दिखाई देता है। ठीक है, तो ओवल शेप माने अंडे जैसा आकार, ओवल शेप ऑफ सन इन मॉर्निंग एंड इवनिंग। और भी इसके एग्जाम्पल हैं बहुत, लेकिन आपके लिए सफिशिएंट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, अब आगे बढ़ते हैं और नए टॉपिक की तरफ मूव करते हैं बेटा। और जो नया टॉपिक है वो हमारा है, ये रिफ्रैक्शन के अंदर कहानी हमारी खत्म होती है किस किस की, अपरेंट डेप्थ, आवासी गहराई, और नॉर्मल शिफ्ट, लंब विस्थापन, लंबवत विस्थापन खत्म होता है पूरा का पूरा। और अब हम जो सीखेंगे वो हमने लैटरल डिस्प्लेसमेंट, पार्श्व विस्थापन भी सीख लिया, क्योंकि रिफ्रैक्शन जो होगा किसी ग्लास स्लैब से, उसके बारे में। अब हम जो पढ़ने वाले हैं बेटा वो क्रिटिकल एंगल, क्रांतिक कोण, और टीआईआर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में भी सीखना चाहते हैं। ठीक है आदित्य बेटा, तुम बहुत लेट आए हो क्लास के अंदर, पहली बात। और जब बेटा एक बार कोई अगर बता दे तो दोबारा रिपीट नहीं करते हैं। आपको मैंने आंसर की का बोला था, उसमें एरर आ गया था, लेकिन क्लास के बाद अपलोड हो जाएगी। लेकिन अगर तुम्हें बात सुनाई नहीं थी तो कान साफ कर लो पहले तो, या फिर क्लास में टाइम से आना सीखवा देते। ठीक है, बहुत देर से तुम लोगों को डिस्टर्ब कर रहे हो, ध्यान रखना, यहां से ब्लॉक हो जाओगे, ये ध्यान रखो। पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दे लो। ठीक है, चलो बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। आदित्य लास्ट वार्निंग है, बार बार डिस्टर्ब मत कर बेटा, है ना, पढ़ाई पर भी थोड़ा ध्यान दे। एक बार जो मैं बोल चुका हूं ना, ये बात बहुत देर पहले बोल चुका हूं आपसे, वो भी तो सुन लिया करो ना। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। और देखो, आपको जो खान जी डिफेंस चैनल नहीं शो हो रहा है यूट्यूब पर, एक्चुअली बहुत बड़ा टेक्निकल एरर आया है चैनल के अंदर। पूरी कोशिश है कि उस चैनल को वापस लाया जाए, हम सब लोगों की मेहनत उसमें लगी थी। ठीक है, तो पूरी कोशिश की जा रही है। आप उसके लिए बार बार बेटा वो भी मैसेज मत करो, है ना, कई बार ये बात बताई गई है, आप बस पढ़ाई पर ध्यान दो, वो सब काम हो रहा है। ऐसा थोड़ी ना कि इतनी मेहनत से किसी चैनल को बनाया गया, उसमें मेहनत की गई, सब टीचर ने इतना मेहनत किया, आप सब लोगों का इतना प्यार मिला, बहुत ज़्यादा सिलेक्शन हुए उससे, ऐसे थोड़ी ना है। तो आएगा आएगा, वापस आएगा, टाइम लगेगा थोड़ा सा।
चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक बेटा, चलो भैया शुक्ला जी की कहानी खत्म, आगे बढ़ते हैं। बेटा अगला टॉपिक है हमारा क्रिटिकल एंगल, हिंदी में से कहा जाता है क्रांतिक कोण। क्रिटिकल एंगल हिंदी में कहते हैं क्रांतिक कोण। बेटा और इसमें हमें पढ़ना है एक टॉपिक NTIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसको हिंदी में कहा जाता है बेटा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण यानी 100% आंतरिक परावर्तन, और प्यार से बेटा मैं इसे कहता हूं TIR। ठीक है, दोनों अलग अलग चीजें, क्रिटिकल एंगल को पहले समझ लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद फिर TIR को समझ लेते हैं। ठीक है, चलो क्रिटिकल एंगल क्या है, थोड़ा इसको थोड़ी चर्चाएं करते हैं, समझते हैं। देखो बेटा क्रिटिकल एंगल जो होता है बेसिकली मैं इसको थीटा या सी से डिनोट करता हूं, या IC से भी डिनोट, बुक्स में अलग अलग IC से दे रखा होगा, थीटा से दे रखा होगा, सी से, मैं इसको थीटा सी से डिनोट कर देता हूं, है ना। क्रिटिकल एंगल है क्या, थोड़ा सा इस बात पर चर्चाएं करेंगे, सब कुछ आपको इस फिगर से भी समझ में आएगा, लेकिन पहले मैं थोड़ा सा समझा देता हूं आपको। देखो कैसे, ध्यान से थोड़ा सा पेशेंस रखना, सब समझ में आएगा आपको। देखो ये बाउंड्री है, ये स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट है कि नहीं है, ये देखो पहले बाउंड्री स्ट्रेट है ना। अब एक काम करो, ये मैं आपको बता दूं बेटा, ये जो है ये डेंसर मीडियम है, सघन माध्यम पानी है, ग्लास है, कुछ भी वॉटेवर, लेकिन इसको हम बोल रहे हैं बेटा क्या, डेंसर मीडियम, DM। और बाउंड्री से जो ऊपर वाला है ना, इसको कहा जाता है रेयर मीडियम, है ना, हवा है, ठीक है, विरल माध्यम, कोई दिक्कत। पहली खास बात क्या होती है क्रिटिकल एंगल की, पहली खास बात होती है कि जो लाइट है वो हमेशा डेंसर से रेयर में जाएगी, ना कि रेयर से डेंसर में। मतलब उदाहरण के तौर पे अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास डेंसर में पानी है और रेयर में हवा है, एयर है, तो लाइट हमेशा पानी से हवा में जाएगी, ना कि हवा से पानी में, पहली पहचान। तो क्रिटिकल एंगल की पहली बात क्या है कि लाइट शुड बी ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर, पहली बात। यानी क्रिटिकल एंगल की पहली बात क्या है बेटा, पहली खास बात क्या है कि लाइट जो है बेटा हमेशा डेंसर से रेयर में जाएगी, पहली बात। देख लो इसको, लाइट शुड ट्रेवल्स फ्रॉम DM टू RM, बोलो हाँ के ना, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी। इतनी बात समझ में आ रही है। चलो देखो, ये रही लाइट मान लेते हैं, ठीक, और यहां हमने नॉर्मल डाल दिया, कोई दिक्कत, N, और आपको पता है ये डेंसर से रेयर में जा रही है तो नॉर्मल से थोड़ा सा दूर होके जाएगी बेटा, इतना, कोई दिक्कत। ये मुझे पता है, ये वाला जो एंगल है वो I है, और ये वाला जो एंगल है वो R है, ठीक, बताओ कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं आपसे कहूं कि अगर मैं इस इंसिडेंट रे को, ध्यान से देखते रहना, अगर मैं इस इंसिडेंट रे को, इसको मैं इसको थोड़ा सा घुमा रहा हूं, क्या कर रहा हूं बेटा, मैं इसको घुमा देता हूं, और इसको देखो यहां से ध्यान से देखना, इसको घुमा देता हूं ऐसे करके, ऐसे करके, तो होगा क्या, कहानी कुछ ऐसी है कि मान के चलो मैं इसे थोड़ा सा घुमा देता हूं, तो कहने का मतलब जो आई एंगल है ये बढ़ जाएगा भाई, इसको घुमा दिया मैंने, तो हुआ क्या, ये हमारी नॉर्मल है हमारा, और हुआ क्या, ये लगभग ऐसी कंडीशन रही होगी भाई, जब इसको घुमाओगे आप तो ये भी तो बढ़ जाएगा, ये वाला एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल, बोलो हाँ कि ना, ये कहानी रही होगी कि नहीं रही होगी, मतलब ये वाला जो एंगल है पहली वाली सिचुएशन थे I से बड़ा हो गया होगा, बोलो हाँ कि ना, इससे ज्यादा होगा ये एंगल, और R आपका R ये हो गया, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। अब एक ऐसी सिचुएशन आई होगी घुमाने पर, कैसी सिचुएशन आई होगी, एक ऐसी सिचुएशन आई होगी बेटा कि ये वाली जो रे है, ये
जो रिफ्रैक्टेड रे है ये वाली, ये ऐसी बन गई होगी घुमाने पर कि ये वाली जो रे है वो 90 डिग्री का एंगल बना रही होगी, ये सिचुएशन बन गई होगी। बोलो हाँ कि ना। मतलब ये नॉर्मल से ये वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री एंगल बन रहा होगा, जो रिफ्रैक्टेड एंगल है ये आर वो 90 डिग्री हो गया होगा। तब इस केस में जो एंगल है इंसिडेंट रे, इस केस में इस एंगल को ही क्रिटिकल एंगल कहा जाता है। एट अ सर्टेन एंगल ऑफ इंसिडेंस, एक निश्चित इंसिडेंट एंगल पर, एक निश्चित इंसिडेंट एंगल पर जो रिफ्लेक्टेड एंगल है, अपवर्तित कोण, रिफ्रैक्टेड एंगल वो 90 डिग्री हो जाए, ऐसे कोण को क्रांतिक कोण यानी थीटा सी कहा जाता है। क्या मेरी बात तुम्हें समझ में आ गई कि नहीं आई? दोबारा से रिपीट कर रहा हूं। एट अ सर्टेन एंगल ऑफ इंसिडेंस, एक निश्चित, सर्टेन माने एक निश्चित, एक डेफिनेट, किसी एक निश्चित एंगल पर, कौन से एंगल पर? एंगल ऑफ इंसिडेंस। इस एंगल पर ये जो आपका आर है वो 90 हो जाए। एट अ सर्टेन एंगल ऑफ इंसिडेंस आर बिकम 90 डिग्री, आर 90 डिग्री हो जाए, ऐसे एंगल ऑफ इंसिडेंस को थीटा सी कहा जाता है, क्रिटिकल एंगल कहा जाता है। यही है और कुछ नहीं क्रिटिकल एंगल। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, एक किसी निश्चित एंगल ऑफ इंसिडेंस पर जो आपका आर 90 डिग्री बन जाए, ऐसे केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल कहा जाता है। लिखने की जरूरत है क्या ये बात? क्या लिखने की जरूरत है? लिख देता हूं चाहते तो, ये लिख देता हूं यहां। एट अ सर्टेन, एट सर्टेन एंगल ऑफ इंसिडेंस आर बिकम, आर मतलब समझ में आ रहा है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, अपवर्तन कोण, आर बिकम 90 डिग्री, दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी दैट आई, आई लिख दूं शॉर्ट में है ना, दैट आई इज कॉल्ड थीटा सी। तो समझ में आ गया? बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा? समझ गए भैया प्यारे बच्चे? ये आर, ये आई मूव होगा तभी तो ये आर ग्रेजिंग करेगा, तभी तो आर बढ़ेगा, और इसको नहीं मूव करोगे तो आर कैसे बढ़ जाएगा? तो आर कब बढ़ा? इसको जब मूव किए। ठीक है, बोलो हाँ के ना। घुमाए, इसको रोटेट किए, इस एंगल को बढ़ाए, तभी तो हुआ। ठीक, कोई प्रॉब्लम? क्रिटिकल एंगल की कहानी तुम्हें समझ में आ गई कि नहीं आ गई ये बताओ। फिर अब थोड़ा सा एक फिगर दिखा देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। देखो ये वाला फिगर देख लो। अब रिफ्रैक्शन हो रहा है मस्त पहले, अब आप समझ पा रहे होंगे सर ये वाला जो एंगल है आर कैसा है आपका, ये सर 90 डिग्री है, और सर इस केस में ये जो एंगल है आई, एंगल आई किसके बराबर हो जाएगा? थीटा सी के बराबर हो जाएगा। बोलो हाँ के ना। अब समझ में आ रहा होगा आपको? ठीक है, बोलो यहां तक समझो पहले आप इसको। कोई प्रॉब्लम बेटा? इतनी बातें यहां तक क्लियर है? कुछ अब केसेस देख लेते हैं। केस क्या देख लेते हैं? कुछ रिलेशन देख लेते हैं। बार बार आप कमेंट कर रहे थे तो आपको रिलेशन पढ़ाता हूं ना, नोट डाल के एक चीज समझो। आपको मैंने स्नेल्स लॉ पढ़ाया था ना, ये बताओ हाँ के ना। सर पढ़ाया था, ठीक है सर। इसको तो हम क्या बोलते हैं? डीएम को म्यू टू बोल के आ रहे थे, और इसको सर क्या बोल रहे थे? इस आरएम को क्या बोल रहे थे? म्यू वन बोल रहे थे। बोलो हाँ के ना। ये भी सही बात है सर। आपको स्नेल्स लॉ लगाना भी सिखाया था, ये भी बात सही है सर, बिल्कुल लगाया था। कैसे लगाया था? देखो, जो रिफ्रैक्ट इंडेक्स है उसके साथ उसका साइन के साथ एंगल साइन आई बराबर म्यू वन इंटू साइन आर। बोलो हाँ के ना। अब देखो साइन आई आपका यहां पर क्या हो गया? आई थीटा सी हो गया, तो म्यू टू साइन थीटा सी, और हवा के लिए म्यू वन की वैल्यू वन। भाई ऊपर एयर है, हमने क्या माना था? रेयर मीडियम का मतलब हम यहाँ क्या मान लेते हैं? एयर मान लेते हैं ना, हवा। और हवा के लिए बेटा म्यू की वैल्यू क्या होती होगी? वन होती होगी। तो म्यू वन कितना हो गया आपका? वन हो गया, तो हमने इसको वन मान लिया। और साइन आर, आर हमारा बेटा कितना हो गया बताइए? आर 90 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? वन इंटू साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू बेटा एक होगी, तो पूरा तो वन हो गया। अब आप देखो साइन थीटा सी बराबर यहां से क्या हो गया? म्यू टू को म्यू मान लो, वन अपॉन म्यू टू, जिसको हम वन अपॉन म्यू बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? वन अपॉन म्यू। तो आपको बस यहां से रिलेशन मिल गया सर। थीटा सी कैसे निकाला जाएगा? साइन इनवर्स वन अपॉन म्यू।
लेकिन आप समझ पा रहे हैं म्यू कौन सा है, डेंसर मीडियम का, ये म्यू 2 है म्यू। बोलो कोई दिक्कत? ये रिलेशन होता है साइन थीटा सी बराबर साइन इनवर्स 1/म्यू। अब थीटा सी और म्यू के बीच में संबंध आपको पता लग गया, क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यही रिलेशन है। देख रहे हो, एक चीज आपको मैं फील करा रहा हूं, मैं चाहता तो रिलेशन भी करा सकता हूं डायरेक्ट, लेकिन नहीं, आप मैं चाहता हूं कि आप सीखें चीजों को। पहला केस देखो क्या है बेटा, रिलेशन अगर हम देखेंगे तो म्यू बराबर, मैंने आपको C/V पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था, ये बताओ, पढ़ाया था। तो यहीं से मुझे पता लग जाएगा कि म्यू जो है वो V के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि जो C होता था बेटा वो नियत होता था, कांस्टेंट होता था, जिसकी वैल्यू क्या होती थी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये क्या होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ये बात बताई थी बेटा। बताया था कि V बराबर क्या होता है, एफ लैम्डा भी होता है, बोलो हाँ कि ना सर, बताया था। जहां पर एफ तो फ्रीक्वेंसी होता है, आवृत्ति होता है, जो कि कांस्टेंट होता है, सोर्स पर डिपेंड करता है बस, ठीक है, और सोर्स चेंज नहीं होता किसी एक लाइट के लिए। तो यहां बेसिकली V लैम्डा पर डिपेंड करता था, तो लैम्डा के साथ क्या रिलेशन होगा, समझ रहे हो ना मेरी बात? तो डायरेक्ट कर दूं, लैम्डा, तो म्यू का V के साथ लैम्डा के साथ रिलेशन पता लग गया। और सर म्यू का साइन थीटा सी के साथ क्या रिलेशन है, अभी आपने पढ़ाया भाई, साइन थीटा सी बराबर क्या बताया सर आपने, हमने बताया 1/म्यू। और या म्यू बराबर क्या हो जाएगा, जैसे अगर मैं म्यू बराबर करूं इसको, क्या हो जाएगा, 1/sin थीटा सी होगा ना। देखो यही तो मैंने लिखा है, क्या, साइन थीटा सी बराबर 1/म्यू, थीटा सी बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/म्यू। तो बेसिकली थीटा सी और म्यू का रिलेशन आपस में कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब देखो म्यू और थीटा सी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बोलो, ये रिलेशन आपको पता लग गया। इस प्रकार का मतलब है कि जिसका म्यू ज्यादा होगा उसका वी कम होगा, उसका लैम्डा कम होगा, उसका थीटा सी कम होगा, सीधी सी बात है। बोलो, कलर के साथ भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, टेम्परेचर के साथ भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। सर एग्जाम में इस कंसेप्ट पर क्वेश्चन आया था, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बेटा, सारे रिलेशन आगे, टेम्परेचर के साथ भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है व्यतकमानुपाती, और कलर के साथ भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसका रिलेशन बड़े आप में इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन किसी न किसी यहां से बनता है, इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। थोड़ा समझाता हूं, समझाता हूं क्या हूं, अगर आप ध्यान से देखोगे तो लैम्डा मान के चलो सबसे ज्यादा रेड कलर का होता है, बोलो हाँ के ना। सवाल अगर मैं आपको समझाऊं, सर बताइए लैम्डा सबसे ज्यादा किसका होता है, रेड का ज्यादा होता है, वायलेट से अगर मैं कंपेयर करूं तो, है ना, वैसे हालांकि सबसे ज्यादा होता है, कोई दिक्कत? तो सर आप बताइए जिसका लैम्डा ज्यादा उसका सर वी ज्यादा, बिल्कुल बात सही है सर, वी भी यानी स्पीड भी ज्यादा होगी, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब सर उसका थीटा सी भी ज्यादा होगा, इसका लैम्डा ज्यादा उसका वायलेट ज्यादा, और इसका मतलब इसका लैम्डा ज्यादा, सॉरी गलत बोल गया, जिसका लैम्डा ज्यादा उसका वी ज्यादा, जिसका वी ज्यादा उसका थीटा सी भी ज्यादा, बोलो हाँ के ना। तो रेड का क्रिटिकल एंगल क्या होगा, ज्यादा होगा, और उसी का क्या हो जाएगा, म्यू कम होगा। तो म्यू कम किसका होगा, वायलेट का होगा, नहीं रेड का होगा, ज्यादा किसका होगा, वायलेट का। बोलो क्या ये बात है तुम्हें समझ में आ गई? और इसी पर आपके एयरफोर्स ने सवाल पूछा था। आप एक एक केस को देख सकते हैं बेटा, एक एक चीज को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, इसलिए बेटा ये इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है, हल्के में नहीं ले सकते। और कोई भी केस मैं आपको रटाया नहीं हूं, आपको सारे के सारे केसेस रिलेशन में समझाया हूं, एक एक चीज पढ़ाया हूं, सब कुछ कहां से आया ये आपको एक एक बात पता है, बोलो हाँ कि ना। आपको पढ़ाया हूं कि म्यू बराबर क्या होता है, C/V होता है बेटा। C जहां पर कांस्टेंट था, क्या था सर, कांस्टेंट, कितनी वैल्यू सर, इतनी, क्या है ये, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। V क्या है, किसी स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। इसके बाद सर V बराबर क्या होता है सर, एफ लैम्डा। एफ आपको पता है सर क्या होता है, कांस्टेंट होता है, किस पर डिपेंड करता है, सोर्स पर डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन सोर्स, स्रोत पर निर्भर करता है। इसलिए सर यहां से V और लैम्डा में ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सर थीटा सी और म्यू का क्या रिलेशन है, अभी पढ़ाया, म्यू बराबर क्या होता है, थीटा सी बराबर क्या होता है, साइन इनवर्स 1/म्यू। एक एक चीज हम सीख चुके हैं। ये म्यू क्या है, डेंसर मीडियम का है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ध्यान रखना, म्यू डी मतलब डेंसर मीडियम का है, सब पढ़ा चुका हूं, ठीक है। टेम्परेचर के साथ जानना चाहते हो, हाँ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के साथ म्यू। और जानना चाहते हो आप क्या, कलर के साथ भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। देखो लैम्डा का मतलब बेसिकली कलर ही हो गया ना, तो अगर आप कलर से भी दिखाना चाहो ना, कलर के साथ भी इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है, टेम्परेचर के साथ ये रिलेशन होता है इसका। बातें करेंगे बाद में, इसलिए मैं अभी थोड़ा सा चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन आपका कमेंट आ रहा था इसलिए थोड़ा सा मैं बता दिया। बोलो कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, प्रिज्म में बताऊंगा ये सब टेम्परेचर कलर वगैरह की कहानी, बट यहाँ बोल दिया आपके कमेंट थे इसलिए।
ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम बताओ। तो ये आपका बेटा पूरा का पूरा क्रिटिकल एंगल की कहानी होती है समाप्त। इसके बाद आगे की बात पर चर्चाएं करते हैं, है ना। चलो आगे थोड़ा सा समझते हैं बेटा टी आई आर को, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को। टी आई आर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसको हिंदी में मैं कह रहा था पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और इसको ध्यान से समझना, जब मैं रिफ्लेक्शन पढ़ा रहा था तो मैं आपसे वहां भी इसके बारे में चर्चाएं करी थी। याद करो, मैंने कहा था कि एक ऐसा केस आएगा जहां 100% रिफ्लेक्शन होता है, उस कंसेप्ट का नाम है टी आई आर। मैं आपको ऑप्टिक्स में यानी रिफ्लेक्शन के अंदर ये बात पढ़ाऊंगा, ये बोला था मैंने। अब इसको थोड़ा समझो बेटा, जो टी आई आर होता है बेसिकली, अब इसका मीनिंग क्या है। टी मतलब टोटल, और टोटल का मतलब क्या होता है, कुल। और कुल का मतलब क्या होता है, 100%। आई का मतलब क्या है, इंटरनल, अंदर ही अंदर। इंटरनल मतलब आंतरिक, और आंतरिक का मतलब क्या है, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर। आंतरिक का मतलब समझ रहे हो ना, अंदर ही अंदर। और आर का मतलब बेटा क्या है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन नहीं है, रिफ्लेक्शन, परावर्तन। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है, परावर्तन। मतलब लाइट जिस मीडियम से जाएगी उसी मीडियम में रहेगी, ये रिफ्रैक्शन नहीं है बेटा। तो खास बात आप क्या समझे, खास बात आप ये समझे कि सर यहां पर पूरी लाइट, जितनी आप लाइट डाल रहे हो, 100% अंदर ही अंदर परावर्तन होगा। इस बात का मतलब ये हुआ कि अगर आप लाइट डाल रहे हैं, और जब लाइट डालेंगे, कोई मिरर हो, देखो रिफ्लेक्शन में पढ़ाया था कि अगर 100% लाइट डालोगे तो 4 या 5%, मैक्स 4-5% लाइट को वो एब्जॉर्ब कर लेता है मिरर। इसलिए इंटेंसिटी घट जाती है, और इंटेंसिटी का रिलेशन एम्पलीट्यूड के साथ क्या बताया था, ए स्क्वायर। आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए स्क्वायर, बताया था ना कि इंटेंसिटी घटती है तो एम्पलीट्यूड भी घटता है, स्क्वायर के रेट से घटता है। ये बताया था मैं आपको, एम्पलीट्यूड माने आयाम, इंटेंसिटी माने तीव्रता, ये बात बताया था मैंने। तो इस बात को समझो। लेकिन ये ऐसा परावर्तन इकलौता जहां पर लाइट आती है तो ये लाइट 0.001% को भी ये क्या एब्जॉर्ब नहीं करता, ये रिफ्लेक्ट कर देता है। टी आई आर इकलौता ऐसा एग्जाम्पल है जहां 100% रिफ्लेक्शन होता है। इसलिए ये हीरा जो चमकता है वहां टी आई आर होता है, कि जितनी लाइट आती है पूरी पूरी रिफ्लेक्ट हो जाती है। भैया जितनी लाइट आ रही है पूरी पूरी रिफ्लेक्ट हो जाएगी तो चमक आएगी कि नहीं आएगी, समझ रहे हो मेरी बात, बोलो हाँ के ना, क्लियर। तो यहां ध्यान रखना कि इंटेंसिटी यहां पर जो है लाइट की वो 100% रहती है, बोलो हाँ के ना, 100% इंटेंसिटी होती है, 100% इंटेंसिटी ऑफ लाइट, प्रकाश का जो है 100% तीव्रता रहती है। इंटेंसिटी माने तीव्रता, प्रकाश की जो तीव्रता है वो 100% होती है बेटा। कितना होती है, 100%। इकलौता एग्जांपल है टी आई आर, क्लियर। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। अबे है क्या, उससे पहले समझो कि जो टी आई आर जो होता है ना, यहां भी लाइट हमेशा डेंसर से रेयर में जानी चाहिए। लाइट हमेशा कहां से जानी चाहिए, लाइट डेंसर से, लाइट should travel from, light should travels from DM to RM, DM to RM, सघन माध्यम से विरल माध्यम में, DM to RM, डेंसर मीडियम से विरल माध्यम में। भैया ये बांग्ला लिख रहे हो, कौन सी भाषा, मुझे नहीं आती भाई, कि शौक के लिए लिख रहे हो, दिखाने के लिए कि मुझे आती है, बांग्ला भाषा है, मुझे नहीं समझ में आएगा, ठीक है। चलो क्लियर। अब आप देखो, आपने टी आई आर, आपने क्या पढ़ा था, क्रिटिकल एंगल पढ़ा था थोड़ी देर पहले, क्या पढ़ा था आपने, क्रिटिकल एंगल क्या पढ़ा था, देखो ये पढ़ा था ना। अगर आप मुझे एक बात बताइए, अगर इस लाइट रे को, जहां क्रिटिकल एंगल समाप्त हुआ था हमारा, अगर मैं इस लाइट रे को और घुमा दूं, और तो अभी जो लाइट रे जो थी ये वाली, ये जो लाइट रे थी बेटा, ये लाइट रे जो थी ये क्या करेगी, अगर मैं थीटा सी को और बढ़ा दूंगा तो ये रिफ्लेक्शन करेगी कि नहीं लगेगी, अपने मीडियम में आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी वापस, ये बताओ। आ जाएगी, मतलब ये कहानी बनेगी कि नहीं बनेगी, ये बताओ। यानी ये कहानी बनेगी कि नहीं बनेगी, ये बताओ, ये वाली कहानी। अगर मैंने इस लाइट रे को और घुमा दिया इसको, तो ये क्या होगा, ये अपने ही मीडियम में आ जाएगी, और अपने ही मीडियम में वापस आ गई तो क्या हुआ, परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन, बोलो। और इसका मतलब जब मैंने इस एंगल को बढ़ाया तो ये जो थीटा सी से ये वाला एंगल क्या हुआ, ज्यादा, भाई थीटा सी, भाई और घुमा दिया ना, तो आई यहां पर क्या हो जाएगा, थीटा सी से बड़ा हो जाएगा। ये टी आई आर की खास बात है। तो टी आई आर की स्पेशल कंडीशन क्या है, यहां पर जो आई है वो ज्यादा होता है थीटा सी से, क्रिटिकल एंगल से। तो कोई दिक्कत,
इसका मतलब अब रिफ्लेक्शन हो रहा है मेरे बेटे, अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो जो थीटा वन जो एंगल है, या आई बोल दूं या आर बोल दूं, ये आर एंगल जो है इसका मतलब थीटा वन बराबर क्या होगा, थीटा टू होगा। यानी इस थीटा वन को मैं आई बोल देता हूं और थीटा टू को आर बोल देता हूं, तो आई आर बराबर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि रिफ्लेक्शन हो रहा है और रिफ्लेक्शन केस में हमेशा आई और आर क्या होगा, बराबर होगा। कोई प्रॉब्लम किसी को? तो बेटा टी आई आर की कंडीशन है कि आई ग्रेटर देन थीटा सी, इसका मतलब थीटा सी एंगल से बड़ा होगा। ठीक है। काजल कुमारी ने बड़ा ही प्यारा सवाल पूछा कि नॉर्मल क्या होता है। प्रभु कहां थे आप, शर्म नहीं आती थोड़ी बहुत है? एक तो पता नहीं किस कौन से दिन आया, ऊपर से तुम्हें यही नहीं पता कि अविलंब नॉर्मल क्या होता है, परपेंडिकुलर क्या होता है, लंबवत क्या होता है। किसी सरफेस के परपेंडिकुलर डाल दो, लंबवत डाल दो, 90 डिग्री का एंगल सतह से, उसको नॉर्मल कहा जाता है। देवी अगर ये कोई आपकी कोई सरफेस है, ऐसे करके आप डाल दो यानी लंबवत, ये 90 डिग्री का एंगल बनाए, तो यही आपका नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर कहलाएगा। नॉर्मल को दूसरी भाषा में परपेंडिकुलर कहते हैं, लंबवत कहते हैं। तो यही आएगा एयरफोर्स में तुम्हारा सवाल है। अब तुम्हारा अभी तो नॉर्मल पर ही अटके हुए, होता क्या, तो 11 12 किए क्या थे और पेपर में आएगा क्या। टीआईआर की जरूरत ही नहीं ना तुम्हें पढ़ने की, अभी तो पहले यही सब करते रहो कि थीटा सी थीटा बी क्या होता है। बोलो हाँ हाँ या ना, बताओ समझ में आया टीआईआर की कंडीशन समझ में आ गई। बेटा टीआईआर की कंडीशन क्या होती है, आई हमेशा थीटा सी से बड़ा होता है। बोलो हाँ कि ना, बोलो भैया क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, इसके एग्जाम्पल क्या है, टीआईआर के एग्जाम्पल देख लेते हैं। टीआईआर के एग्जाम्पल डेली लाइफ में हम क्या देखते हैं। सबसे पहला इसका एग्जाम्पल, अब मिराज फॉर्मेशन देखते हो, मिराज माने होता है बेटा मरीचिका, हिंदी में मरीचिका कहते हैं। देखो आप क्या देखते होगे, कई बार आपने देखा होगा बहुत दूर है, बहुत दूर करीब 100-200 मीटर पर रोड पे पानी पानी दिखता होगा। देखो ऐसा रोड पे पानी पानी दिखता होगा, पानी पानी दिखता है ना, ऐसा लगता है बारिश हुई है क्या, तेल गिर गया, ऐसा देखा होगा आपने। यही डेली लाइफ में है मिराज फॉर्म, इसी को कहा जाता है मिराज या मरीचिका। होता कैसे अभी समझाता हूं, जो मैंने बोला है, लेकिन पहले एग्जाम्पल देखो। देखो ऐसा वाला फील होता होगा आपको कि पानी गिरा हुआ है। क्लियर। रेगिस्तान में आप जाएंगे, आप देख पाएंगे, देखो इसकी इमेज आप देख रहे हैं कहां कैसी बन रही है, तिरछी नीचे की तरफ, अपने मीडियम में बन रही है। जिस मीडियम से आई लाइट, डेंसर से आई और रेयर में गई, समझ रहे हो मेरी बात, तिरछी बन रही है इमेज, आप देख सकते हो। ये सब क्या है, टीआईआर। और एग्जांपल देखो, ये मिराज का मतलब बेटा मरीचिका होता है, उल्टी इमेज बनेगी जस्ट, यानी लाइट जो है वो अपने ही मीडियम में वापस आएगी ना, रिफ्लेक्शन हो रहा है ना। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या, जिस मीडियम से लाइट गई उसी में वापस, तो ये क्या हो रहा है, मरीचिका बोलते हैं बेटा इसको हिंदी में, मरीचिका, मिराज फॉर्मेशन। पहला तो एक ये सबसे बेसिक एग्जांपल है। ठीक है। रेगिस्तान में अक्सर देखेगा धूप के टाइम पर, जब बढ़िया धूप पड़ती है ना, मार्च अप्रैल में बढ़िया धूप, जून में, तब आप देख पाएंगे धूप में ही अक्सर होता है। रेगिस्तान में होता है, गर्मी जहां पड़ती है वहां आपको देख पाएंगे चीज, है ना, हॉट्स। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत। इसके बाद मैंने अभी आपसे बोला था कि बेटा इंटेंसिटी 100% होती है, 100% रिफ्लेक्शन होता है, इसलिए हीरा जो चमकता है उसका कारण भी क्या है, डायमंड जो साइन करता है, साइनिंग ऑफ डायमंड या ब्रिलियंस ऑफ डायमंड, हीरे का चमकना, साइनिंग ऑफ डायमंड क्या है बेटा, साइनिंग। हीरा चमकता किसकी वजह से है, टीआईआर की वजह से बोलता है, क्योंकि चमकता है क्योंकि यहाँ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता होगा। लाइट 1% 0% भी एब्जॉर्ब नहीं करती, उसकी सरफेस रिफ्लेक्ट कर देती है। बोलो कोई दिक्कत, क्लियर। ये सब एग्जांपल है। ऑप्टिकल फाइबर के अंदर भी क्या होता है, टीआईआर होता है। जैसे आप वाईफाई देखा है आपने, आप अपने घर में वाईफाई लगा रहता होगा, जब वाईफाई लगा रहता है तो आप देखते हो वाईफाई जब लगवाते हो तो तार आता है वाईफाई से जो कनेक्ट होता है, पीला सा तार होता होगा। उस पीले से तार में आप देखते होगे कि अंदर एक और वायर होता है, बाल के बराबर, बाल के बराबर, बहुत पतला तार होता है, बहुत ही लाइट से जलती, लाइट चमकता है बहुत, उसके अंदर उसी को ऑप्टिकल फाइबर बोला जाता है। ऑप्टिकल फाइबर के अंदर क्या है, वो भी टीआईआर होता है। इस तरीके से देखो, अंदर ही अंदर रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, ये सब कहाँ है, टीआईआर के बेटा यूज है। अब एक सवाल करते हैं, एग्जाम्पल थे टीआईआर के, कुछ एग्जाम्पल सवाल करते हैं। सवाल बताइए क्या आंसर होगा, पढ़िए सवाल को बेटा। टीआईआर और क्रिटिकल एंगल पर सवाल है, पढ़िए सवाल को ढंग से। देख, प्रकाश किरण कांच से निर्वात में अपवर्तित हो रही है, कांच से कहाँ जा रही है, निर्वात में, मतलब डेंसर से कहाँ जा रही है, तो डेंसर हो गया, रेयर हो गया, सही बात है, डेंसर से रेयर में जाएगी। तो कांच के माध्यम, कांच का जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है 1.5 है, मैं बनाने वाला अधिकतम कोण ज्ञात कीजिए, बताइए क्या होगा, आप बताइए, बोलिए फास्ट।
क्या आंसर होगा इसका? बताओ फास्ट। चलो बोलो। फास्ट कर रहे हो, दिमाग लगा रहे हो सवाल के अंदर? बताओ। चलो मैं समझाता हूं, पहले सवाल को समझो। लाइट बेटा ग्लास से कहां जा रही है? समझो, वैक्यूम में। समझना सवाल को ध्यान से। बेटा कांच से निर्वात में जा रही है। ग्लास से माने कांच, वैक्यूम माने निर्वात। ग्लास कांच से कहां जा रही है? निर्वात के अंदर जा रही है, ठीक है। और कांच का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना दे रखा है? 1.5। और वैक्यूम का हमें पता है बेटा कितना होता है, वैक्यूम मतलब एयर, वही 1 होता है। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब हमसे पूछ रहा है बनने वाले अधिकतम कोण का बताओ, यानी सिंपल सी कहानी है। आप लाइट डेंसर से रेयर में जा रही है और बोल रहा है कि जो डेंसर मीडियम में एंगल जो अधिकतम बन रहा है, वो थीटा सी बन रहा है, वो थीटा सी का मान आपसे पूछ रहा है। तो कैसे निकालोगे बताओ? क्या पढ़ाया था मैंने? थीटा सी का फॉर्मूला क्या बताया था? साइन इनवर्स 1/म्यू। सीधा सीधा है। अब म्यू कितना है? डेंसर मीडियम बताया था मैंने, कितना दे रखा है? 1.5। बस 1.5 को क्या लिख सकते हैं? 15/10। 10 कहाँ पहुंच जाएगा? ऊपर। तो साइन इनवर्स 10/15। 5 दूनी 10, 5 ते 15, 2/3। साइन इनवर्स 2/3 आएगा, सीधा सीधा है थीटा सी। साइन इनवर्स 2/3 ये ऑप्शन है। जिन्होंने ए आंसर दिया था वो एकदम सही थे। फॉर्मूला सीधा सीधा यूज होगा ऐसे, ठीक है। और ऐसे मन नहीं है तो और भी तरीके हैं। सवाल को स्नेल्स लॉ लगाइए जिससे ये फॉर्मूला निकल के आता, वैसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? स्नेल्स लॉ लगाओ, जो मीडियम है उसके साथ उसकी वैल्यू, जैसे 1.5 इंटू साइन कितना, नहीं आई, भाई यहाँ डेंसर में क्या लाइट तो वहीं से जाएगी तो आई बराबर, ये क्या बन जाएगा आपका? साइन आर म्यू 1। आप अब आप समझो आर कितना बन जाएगा? 90। तभी तो थीटा सी मैक्सिमम होगा। अब देखो 90 बन जाएगा, साइन आर 90 बन जाएगा, तो उस केस में अब सेम वैल्यू यही निकल के आएगी, थीटा सी बराबर, यही तो रिलेशन निकल के आएगा 1/म्यू, ठीक है। चलो सर, इसके अलावा एक सवाल और है, पढ़िए क्या बोल रहा है। लाइट ट्रेवल इन टू मीडिया ए एंड बी विद स्पीड दिस देन द क्रिटिकल एंगल बिटवीन देम। लाइट जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है और आपसे पूछ रहा है क्रिटिकल एंगल निकलवा रहा है। अब इसका मतलब लाइट की स्पीड का रिलेशन क्रिटिकल एंगल के साथ बताओ क्या बताया था? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। याद करो ना भाई, थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। याद करो म्यू क्या होता था? थीटा सी के इनवर्सली, और स्पीड के, ये याद है आपको? ये बात कर रहा है। तो वी और लेमडा का तो क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन है ना। थीटा सी तो वी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इस बात का मतलब है थीटा सी बराबर क्या? बी ए अपॉन बी बी। ए मीडियम के अंदर क्या है? 1.8 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और इसके अंदर कितना है? 2.4 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 10⁸ से 10⁸ की कहानी खत्म। 18/24, तो 3 सिंह 18, 6 18, 6 चौक 24, यानी 3 सिंह 18, 3 अट्ठे 24, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 3/4। तो थीटा सी कितना आ जाएगा? एक मिनट, साइन इनवर्स 3/4 आना चाहिए। डी ऑप्शन आएगा। बोलो हाँ के ना? बोलो बेटा, कोई प्रॉब्लम दिख रहा है आपको? भाई ये फॉर्मूला साइन थीटा सी होगा ना। साइन थीटा सी कितना आ गया? 3/4 आ गया। तो थीटा सी कितना आ जाएगा? साइन इनवर्स 3/4 आना चाहिए। डी ऑप्शन आना चाहिए ये, ठीक है। कोई प्रॉब्लम? जनरल सवाल है। अब देखो किसकी रिलेशन, भाई इसी रिलेशन से तो सॉल्व हुआ ये सवाल, सिंपल। चलो अगला सवाल
पढ़ो इस सवाल को ढंग से, क्या बोल रहा है। इफ द क्रिटिकल एंगल फॉर टी आई आर फ्रॉम अ मीडियम टू वैक्यूम, किसी मीडियम से वैक्यूम में जा रहा है डेंसर से रेयर में, इज 30 डिग्री, तो क्रिटिकल एंगल तो आपको कितना दे रखा है 30 डिग्री। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम, उस मीडियम के अंदर लाइट की वेलोसिटी निकालो, सिंपल सा आसान सवाल है, बताओ कितना होगा। 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड, 1.5 इंटू 10 पावर 8 सेकंड, और 6 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकंड। इस तरीके के ऑप्शन दे रखे हैं, बताओ सीधा सीधा क्या आंसर होगा। बोलो। एक पूछ रहे हैं सर इतना पढ़ लेंगे तब सिलेक्शन हो जाएगा, क्यों नहीं होगा भाई सिलेक्शन। बी पॉजिटिव, आप बहुत अच्छी जगह आए हैं, आप बस चीजों को यूटिलाइज करते रहिए ना, पढ़ाई रिवीजन करते रहिए। बताओ, आपका दिमाग हर वक्त यही चलता रहता है कि नोट्स पढ़ लें, ये कर लें, क्यों पूछते हो ये सब। आंसर आ गया। चलो, सवाल क्या बोल रहा है कि लाइट जो है डेंसर से कहां जा रही है, किसी वैक्यूम में जा रही है, डेंसर से रेयर में जा रही है, और उस मीडियम के अंदर जो थीटा सी वो 30 दे रखा है, तो किसी मीडियम के अंदर निकाल रहा है। अब याद करो पहले ही लेक्चर में मैंने क्या बताया था कि किसी मीडियम के अंदर लाइट की स्पीड बतानी है तो क्या होगा, याद है ना, पहले ही दिन बताया था जब स्टेटमेंट पढ़ा रहा था मैं, ऑप्टिक्स की शुरुआत कर रहा था, तो मैंने ये सब सिखाया था आपको। कैसे बताया था बताओ। v बराबर क्या होता था, c अपॉन म्यू, याद है आपको, और यही तो निकलवा रहा है। अब इसका मतलब ये हुआ बेटा, c तो मुझे पता है 3 गुणा 10 की पावर 8 होगा, लेकिन मुझे म्यू नहीं पता, और म्यू कहां से निकालूंगा, थीटा सी दे रखा है मुझे, कैसे निकालूंगा, साइन थीटा सी बराबर 1 अपॉन म्यू, यहां से। और थीटा सी कितना है साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू कितनी है 1/2, ये आ जाएगा 1 अपॉन म्यू। अब म्यू यहां से पता लग जाएगा, कितना आ गया 2, कितना आ गया 2, तो वैल्यू बस पुट करनी है बेटा, 3 इंटू 10 पावर 8 अपॉन 2, 1.5 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकंड। बोलो हाँ कि ना, ये आ गया, यानी ऑप्शन बी करेक्ट, जो बी दे रहे हैं एकदम सही है। ये आपका पूछा गया एग्जाम का सवाल है, ये आपका प्रीवियस ईयर का है, एयरफोर्स का भी पूछा गया और आईसीजी का भी। मेरे लाल मेरे शेर, पढ़ाई कर ले, बस रिवीजन कर ले, जो पढ़ाया जा रहा है वो पढ़ ले। मैं बता रहा हूं तुझे, जो पढ़ाया जा रहा है तू वो पढ़ ले बस, जो डीपीपीस दी जा रही है वो बढ़िया से लगा ले, हो गया, सीधी बात है। तो ये भैया आज का समय कंसेप्ट हमारा यहाँ समाप्त होता है, और इसके बाद की कहानी कल बेटा हम पढ़ेंगे प्रिज्म, थोड़ी सी देर में प्रिज्म को खत्म कर देंगे, और कल हमारा रिफ्रैक्शन तो ऑलमोस्ट खत्म ही हो चुका है, रिफ्लेक्शन तो खत्म हो गया, रिफ्रैक्शन, अब प्रिज्म वगैरह पढ़ना है बस, आपका रिफ्रैक्शन तो खत्म हो गया बेटा। हाँ, प्रिज्म वगैरह पढ़ेंगे कल, क्या पढ़ेंगे, प्रिज्म, प्रिज्म, रिफ्रैक्शन तो ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया, आपका पूरा ही हो गया, ठीक है। चलो, और बोलो भाई, कोई दिक्कत किसी को बेटा, कोई समस्या, चीजें क्लियर है एकदम बढ़िया से। अवतल दर्पण का कैसे बादल, कुछ क्या स्टेटमेंट क्या हो गया। बाकी का तो चीजें क्लियर है, पढ़ाई करते रहिए बढ़िया से। अब बेटा फिर कल मेरी मुलाकात होगी, और हाँ, जो डीपीपी आपको गलत पहुंच गई है, मतलब जो उसके आंसर्स गलत पहुंचे वो अभी करेक्ट होके आपको अभी बिल्कुल 10 मिनट में आपको अपलोड होने वाली है, री अपलोड हो जाएगी, है ना, अपलोड तो हो चुकी थी, री अपलोड हो जाएगी दोबारा से, ठीक है। पढ़ाई करते रहें बढ़िया से, चीज़ों को रिवाइज करते रहें, कल फिर मेरी मुलाकात होगी, इसी टाइम पर क्लास होगी, ठीक है। बस ये ना सोचें कि जो पढ़ा रहे हैं सर दिमाग में आ रहा होगा, लेकिन फिजिक्स आपसे प्रैक्टिस मांगती है, ध्यान रखना। अब ये सोच रहे हो कि सर जो पढ़ा रहे हैं वो तुम्हारे दिमाग में जा रहा है, ये कहानियां नहीं है। अब इन्हीं कंसेप्ट को आपको क्वेश्चंस में अप्लाई करना है, बस यही है बस। और अगर इन जो कंसेप्ट पढ़ाया जा रहा है, इन कंसेप्ट को आप न्यूमेरिकल में अपलोड, न्यूमेरिकल की फॉर्म में दिमाग में सेट, न्यूमेरिकल लगाना स्टार्ट कर दोगे तो मजा आ जाएगा। रिफ्रैक्शन की मेरी कोशिश है कि कल आपको डीपीपी दे दूं, कल नहीं तो परसों, मतलब कल का अगर मेरी कोशिश है कल, जैसे मैंने आपको रिफ्लेक्शन की दी थी ना, वैसे रिफ्रैक्शन अपवर्तन की भी डीपीपी देने वाला हूँ लेवल के हिसाब से। मेरी उम्मीद है कि मैं आपको कल तक दे दूं, कल नहीं तो फिर परसों तक आपको मिल जाएगी बेटा रिफ्रैक्शन की डीपीपी, ठीक है। 2 लेवल 1 लेवल 2 के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, बढ़िया से क्वेश्चन लगाना आप लोग। ऑप्टिक्स के 3 का वीडियो नहीं चल रहा है, उम्मीद करूंगा कि कल या परसों तक आपका चल जाएगा, है ना, वो थोड़ा टेक्निकल एरर आ गया, इस वजह से प्रॉब्लम आ रही है बेटा, 2 दिन का टाइम दीजिए प्लीज, बाकी की सारी क्लासेस आपकी चल रही होंगी अब, ठीक है। चलो यार,
पढ़ाई करते रहिए, बढ़िया से रिवाइज करते रहिए, फिजिक्स समझ में आ रहा होगा, है ना, मजा आ रहा होगा आपको। ध्यान रखना बस बैकलॉग मत बनने देना, मतलब ज्यादा गैप मत कर देना चीजों में, रिवाइज करते जाना टाइम पर, ठीक है। चलो फिर कल मुलाकात करेंगे आपसे, और लेक्चर नंबर 3 2 दिन के अंदर स्टार्ट हो जाएगा, परसों आपका लगभग स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। जय हिंद बच्चों, पढ़ाई करते रहे, ऑल द बेस्ट।